तो ये कहानी है दाइसुके की, जो अपने माता पिता को खोने के बाद बदले की आग में जलकर अपने ऑलमाइटी वेपन एक मेका रोबोट से अपने पूरे प्लैनेट को तबाह कर देता है। लेकिन इस वजह से उसकी फियांसे उसके हाथों से मारी जाती है, जिसके बाद वो ना जाने कैसे पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी दुश्मन दाइसुके के मेका रोबोट को पाने के लिए धरती पर तबाही मचाने लगते हैं। इसीलिए डाइसुके इस दुनिया की हिफाजत के लिए अपने मेका रोबोट ग्रैंडाइजर के साथ दुश्मन से लड़ता है। लेकिन क्या वो दुनिया को बचा पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अंतरिक्ष का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अंतरिक्ष से एक स्पेसशिप धरती की ओर जा रही है और इसमें एक शख्स बैठा हुआ है। उसके हाथ में कोई बैज या अंगूठी थी और उसकी स्पेसशिप बहुत तेजी से धरती की ओर जा रही थी। और जैसे ही वो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इसकी खबर एक ऑर्गेनाइजेशन को चल जाती है। उस स्पेसशिप को इतना तेजी से नीचे आते हुए देख इस शख्स को लगता है कि क्या वो कोई मीटियोर है। हम देखते हैं कि वो स्पेसशिप एक रेगिस्तान में जाकर टकराती है, जिसके कुछ देर बाद एक गाड़ी में बैठकर एक लड़की हादसे वाली जगह पर जा रही है। वहीं उस धमाके के बाद हम धूल के बीच से किसी लड़के को आते हुए देखते हैं। लेकिन तभी अचानक वो लड़का बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और जब वो लड़की उस जगह पर पहुंचती है तब उसे अपनी दूरबीन से वो लड़का थोड़ी दूरी पर बेहोश पड़ा नजर आता है और वो इसकी खबर हेडक्वार्टर्स को देती है कि धमाके वाली जगह पर कोई लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। जिसके बाद वो उस लड़के से आकर पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही हैं? वो लड़का बेहोश होता है, जिसके बाद वो लड़की उस लड़के को अपनी कार में बैठाती है। तभी हेडक्वार्टर से उसे सूचना मिलती है, डॉक्टर हेल के लोग वहां आ रहे हैं, सायाका वहां से जल्द ही निकलो। जिसके बाद सायाका गाड़ी में बैठकर तेजी से उस जगह से निकलने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसके पीछे दुश्मन के टैंक पड़ जाते हैं और वो उस पर बुलेट से शूट करने लगते हैं। लेकिन सायाका उनकी गोलियों से बचकर ये कहती है, इनसे बचना तो बच्चों का खेल है। जिसके अगले ही पल में उसके सामने जमीन में से एक बड़ा अजीब सा रोबोट निकलता है। लेकिन उसे देखकर भी सायाका घबराती नहीं। वो अपनी कार का शेप बदलकर उसे उड़ा लेती है और उस रोबोट से बचकर निकल जाती है। लेकिन तभी वो रोबोट अपनी लेजर से उसकी कार को पकड़ लेता है और फिर उसे अपनी ओर खींचने लगता है। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए वहां एक रोबोट आता है जिसे एक लड़का चला रहा था और वो आते ही विलन्स के रोबोट को तोड़ देता है और इसके बाद सायाका की कार को पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है। इस लड़के का नाम कुंजी है। वो पूछता है, सायाका तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम्हें आकर मेरी मदद करने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद सब कुछ संभाल लेती। कुंजी कहता है, मैं तो बस हेलो हाय कहने के लिए आया था। वैसे वो लड़का कौन है? सायाका बताती है कि ये लड़का मुझे धमाके वाली जगह पर मिला। जिसके बाद कुंजी का रोबोट सीधा हेडक्वार्टर्स के लिए निकल पड़ता है और अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम उसी लड़के को देखते हैं जो सायाका को धमाके वाली जगह पर मिला था और इसका नाम ड्यूक है। ये घोड़े को घास खिलाने के लिए आया है। जिसके बाद ये घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करता है। तुम हमेशा की तरह बहुत तेज हो घोड़ो। तभी वहां कुंजी आता है और वो ड्यूक से कहता है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दे सकता। दाइसुके, ये लोग ड्यूक को दाइसुके कहकर बुलाते हैं और ऐसा इस वजह से है क्योंकि दाइसुके अपनी याददाश्त खो बैठा है। उसे अपने पिछले जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है। वो कहता है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, है ना कोजी? कोजी कहता है, ऐसा मत कहो। इसके अलावा गोरू तुम्हें काफी पसंद करता है। ये तुम्हारे अलावा किसी और को खुद पर बैठने नहीं देता। और देखकर तो लग रहा है कि कोंजी और गोरो के बीच 36 का आंकड़ा है। लेकिन इसके बाद कोंजी कहता है, चिंता मत करो, तुम हमारे दोस्त हो। इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कोजी, दाइसुके और सायाका शॉपिंग करने के लिए आए हैं। दूसरी ओर हम सायाका के पिता को देखते हैं जो सायाका से बात करते हुए कहते हैं, उसकी याददाश्त अभी तक वापस नहीं लौटी। सायाका दाइसुके को धमाके वाली जगह पर भी लेकर गई कि दाइसुके को कुछ याद आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सायाका के पिता ने क्रैश हो रहे उस मीटियोर के पिक्चर को फिल्टर कर लिया है, लेकिन ये इतनी साफ नहीं है जिस वजह से पता लगा पाना कि ये क्या है बहुत मुश्किल है। लेकिन जब सायाका अपने पिता से बात कर रही थी उतनी ही देर में कोजी और दाइसुके उसकी आग से ओझल हो जाते हैं। ये लोग शॉपिंग करके यहाँ से जाने लगते हैं और इसके बाद हमें एक बहुत बड़े स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइक रेसिंग हो रही है और इस रेसिंग में कोजी ने भी हिस्सा लिया है और कोजी इस रेस को जीत भी जाता है। जिसके बाद सायाका उसके पास आकर उसे कांग्रेचुलेट करती है और उसे पीने के लिए पानी देती है। वैसे कोजी के बाद बारी आने वाली है दाइसुके की, लेकिन दाइसुके इस खेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। कोजी उसे जबरदस्ती इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा है। कोजी कहता है, तुम एक जिद्दी घोड़े को इतनी आसानी से मेंटेन कर सकते हो, तो इस मोटर बाइक को संभालना तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम्हें बस स्पीड को मेंटेन करना होगा।
जिसके बाद दाइसुके रेस में आ जाता है और उसकी रेस शुरू होती है। दाइसुके स्पीड पर ध्यान देते हुए काफी तेजी से आगे निकल रहा था, जो देख कोजी कहता है मैं जानता था इसमें बहुत टैलेंट है। लेकिन तभी उसके सामने 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, जो देख दाइसुके को कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जहां वो एक लड़की के साथ तलवारबाजी कर रहा है और एक दूसरी लड़की उसे चीयर कर रही है। लेकिन अगले ही पल में जो नजारा उसके सामने था वो सब तबाह हो चुका था और अब दाइसुके ना जाने कैसे उस मलबे के बीच से अपनी गाड़ी को निकाल लेता है और रेस भी जीत जाता है। लेकिन उसके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो सब था क्या। मैच के बाद कोजी कहता है तुम तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। तभी सायाका कहती है शायद तुम पहले एक मोटर बाइक रेसर थे। लेकिन तभी दाइसुके उन यादों को याद करते हुए कहता है क्या वो मेरी यादें थीं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी कोजी उससे कहता है पुरानी चीजों के बारे में सोचना बंद करो। अगर तुम्हारी याददाश्त वापस भी आ गई तब भी तुम हमारे ही साथ रहोगे। मैं इस बारे में काफी वक्त से सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? दाइसुके पूछता है क्या तुम लोग काम करते हो? मुझे तो लगा कि तुम लोग इतने अमीर हो कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी ये बात सुन ये दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक सायरन बजने लगता है, जिसके बाद हम कोजी को उसके सूट में एक फ्लाइंग कार में देखते हैं। वो वहां से ये कहकर चला जाता है कि सयाका दाइसुके का ख्याल रखना। जिसके बाद सयाका कहती है तुम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से। लेकिन दाइसुके कोजी के ही पीछे जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो मोटर बाइक की मदद से कोजी का पीछा कर रहा होता है। कोजी उड़ते हुए एक रिजॉर्ट के पास आता है जहां पर एक बड़ा सा पूल होता है और तभी वो पूल बीच में से खुल जाता है, जिसके अंदर से कोजी का बड़ा रोबोट निकलता है और तभी दाइसुके भी उस जगह पर पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोजी का उड़न खटोला उस रोबोट के सिर में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद एक बिल्डिंग में से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आकर इस रोबोट के पीछे जुड़ जाता है। जिसके बाद ये रोबोट यहाँ से कहीं उड़ जाता है और ये देख दाइसुके कहता है आखिर ये है क्या। लेकिन उसे देख दाइसुके को कुछ याद आता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर सब कुछ तबाह हो चुका है। वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक रोबोट अपने हमलों से सब कुछ तबाह कर देता है। ये सब याद करते हुए दाइसुके रोने लगता है और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिसके बाद हमें उसका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ एक अलग दुनिया में एक लड़की उससे पूछती है क्या हुआ ड्यूक, तुम परेशान लग रहे हो। ये बताता है मैंने एक सपना देखा जो बहुत ज्यादा डरावना था। मैंने देखा कि मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ जिसमें मैं तुम्हारे बारे में और इस दुनिया की हर एक चीज के बारे में भूल चुका हूँ। वो लड़की कहती है आखिर तुम अपनी फियांसे के बारे में कैसे भूल सकते हो, शर्म करो। वो कहता है पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अचानक उस लड़की का बैकग्राउंड बदलता है और वो कहती है शायद से तुम्हें अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने मेरी जान ली है। और यही सब दाइसुके सपने में देख रहा था। उसकी आंख खुलती है। उसके बेहोश होने के बाद सयाका उसे अपने साथ ले आई थी। जागते ही वो सयाका से पूछता है कि आखिर वो जायंट रोबोट था क्या। सयाका बताती है वो मैसेंजर जेड था, कोजी का दोस्त। कोजी के दादा एक महान साइंटिस्ट थे और वो कई सारी फील्ड्स में अद्भुत बदलाव लेकर आए और उनके इन्हीं आविष्कारों की वजह से काबूतो फाउंडेशन क्रिएट हुई और उसी फाउंडेशन के एक बहुत बड़े प्रॉफिट से जस्टिस की रखवाली के लिए ये रोबोट बनाया गया, मैसेंजर जेड। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि इस रोबोट को कोजी चलाता है। कोजी तुम्हारे इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि तुम ये सब जानकर परेशान हो। माफ करना, हमने तुमसे ये बात छुपाई। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम और कोजी बहुत अच्छे हो। तुम दोनों के लिए मैं बस एक अजनबी था, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने मेरा ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। सयाका कहती है कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुमने कोजी के ऑफर के बारे में सोचा? लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तब दाइसुके वहां नहीं होता। हम देखते हैं कि दाइसुके सयाका की गाड़ी लेकर निकल चुका था। कोजी, सयाका, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। लेकिन तभी कोजी वहां आकर दाइसुके को रोक लेता है और इसके बाद उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे थे और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्लीज मुझे बताओ दाइसुके, क्या बात है। जिसके बाद वो बताता है कोजी मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं फ्लड नाम के एक दूसरे प्लैनेट से आया हूँ और उस दुनिया में मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेरे पास तुम्हारे मैसेंजर की तरह एक रोबोट है, लेकिन मेरा वो रोबोट तबाही का दूसरा नाम है और उसे पाने के लिए वेगा ट्रूप्स कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे और अगर वो ग्रैंडाइजर उनके हाथ लग गया तब चारों ओर तबाही मच जाएगी। इसीलिए मैं उसे सूरज के पास ले जाकर उसे वहीं पिघला दूंगा। कोजी पूछता है लेकिन अगर तुम सूरज के ज्यादा करीब गए तब? दाइसुके कहता है मुझ जैसे किसी शख्स को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लेकिन कोजी कहता है तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी हेडक्वार्टर्स में एक अनाउंसमेंट होती है कि अंतरिक्ष में कुछ अजीब देखने को मिला है। हम देखते हैं कि आसमान में काफी सारी फाइटिंग स्पेसशिप्स हैं जो धरती पर चारों ओर फैल रही हैं और उन्हें देख दाइसुके कहता है वो आ चुके हैं, वेगा ट्रूप्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मन की सेना धरती पर तबाही मचाने लगती है, जो देख सयाका घबराकर कोजी को कॉल करती है।
सोचे उनसे लड़ने के लिए जाने लगता है। दाइसुके उसे बताता है कि इस दुनिया के हथियार उन पर कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन कोजी कहता है चाहे कुछ हो लेकिन मैं इस दुनिया को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और तुम चिंता मत करो, मेरे दद्दू का बनाया मैजिंगर तुम्हारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद कोजी वहां से चला जाता है। दूसरी ओर दुश्मन शहर में चारों ओर तबाही मचा रहे हैं। इंसान अपने फाइटर प्लेन्स और टैंक्स के जरिए उन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। दूसरी ओर सयाका जहां लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर जा रही थी, अचानक वहीं एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ जाता है जिस पर हमला करके मैजिंगर उसे खत्म कर देता है। लोग भी खुश हो जाते हैं कि उनकी हिफाजत के लिए मैजिंगर आ चुका है। इसके बाद काफी सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स एक साथ मैजिंगर पर हमला करते हैं, लेकिन मैजिंगर अपनी आंखों के लेजर बीम से उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद वहाँ एक बड़ी शिप आती है, ये भी एक टाइप का रोबोट होता है, और जब मैजिंगर इस पर हमला करता है तब वो उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद मैजिंगर अपनी चेस्ट से एक बहुत खतरनाक लेजर अटैक करता है, लेकिन एक इनविजिबल शील्ड उस रोबोट को प्रोटेक्ट करती है और इसके बाद वो रोबोट मैजिंगर पर हमला करके उसे घायल कर देता है। सो मैजिंगर अपने पंच से उसकी ओर शूट करता है, लेकिन उसकी शील्ड फिर से उसे प्रोटेक्ट कर लेती है और तभी कोजी अपने जेट को बुला लेता है जो मैजिंगर से जुड़ जाता है और इसके बाद मैजिंगर उड़कर उस रोबोट के साथ फाइट करने लगता है। इन दोनों की ही एक दूसरे के साथ कड़ी टक्कर हो रही थी, लेकिन वो रोबोट मैजिंगर के जेट का एक पंख तोड़ देता है और इसके बाद अपने नुकीले पंजों से हमला करके मैजिंगर को नीचे गिरा देता है। और दाइसुके इस तरह अपने दोस्त को गिरता हुआ देख रहा था। सारे लोग मैजिंगर का हौसला बढ़ा रहे थे। हार मत मानो, तुम ये कर सकते हो। मैजिंगर फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोबोट उसके पास आकर अपनी लेजर से उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मैजिंगर अपने एक हाथ की मदद से उछलकर उस रोबोट की गर्दन को पकड़ लेता है और इसके बाद अपनी चेस्ट फ्लेम से उस पर हमला करता है। यहाँ मैजिंगर अपना पूरा जोर लगा देता है, जिसके बाद एक धमाका होता है। मैजिंगर ने उस रोबोट को हरा दिया है और अब वो फिर से लोगों के सामने आ जाता है। सभी ये देखकर खुश होते हैं। दाइसुके भी कहता है तुमने ये कर दिखाया कोजी। और जैसे ही कोजी को लगता है कि अब सब खत्म हुआ, तभी अचानक मैजिंगर के पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, क्योंकि मैजिंगर से लड़ने के लिए वहां पर 2 और खतरनाक रोबोट्स आ जाते हैं। लेकिन मैजिंगर बहुत जख्मी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कोजी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद मैजिंगर दौड़ते हुए जाकर उनमें से एक रोबोट पर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन मैजिंगर का हाथ ही टूट जाता है। जिसके बाद दूसरा रोबोट मैजिंगर को पकड़ लेता है और फिर ये दोनों मैजिंगर को इस तरह दबाने लगते हैं, ये उसकी गर्दन को भी निकाल लेते हैं। अब कोजी मैजिंगर का यूज नहीं कर पाएगा। ये सब दाइसुके की आंखों के सामने हो रहा था। ये तबाही मेरी वजह से हो रही है, लेकिन अब मैं ही इसे रोकूंगा। मैं हूँ ड्यूक फ्लीट। और उसके ये कहते ही रेगिस्तान के बीचों बीच एक तूफान उठता है और उस तूफान के बीच से एक रोबोट निकलता है, जिसके अंदर दाइसुके जाकर बैठता है और उसका आउटफिट चेंज हो जाता है और अब दाइसुके इस रोबोट यानी ग्रैंडाइजर को कंट्रोल करेगा। वहीं इन रोबोट्स के बीच कोजी फंस चुका था। उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे दाइसुके की आवाज आती है। वो देखता है वहाँ पर एक खतरनाक रोबोट को और उसने कोजी को छुड़ा लिया है। ये ग्रैंडाइजर दिखने में कितना धांसू है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों रोबोट्स एक साथ ग्रैंडाइजर पर हमला करने आते हैं, लेकिन तभी ग्रैंडाइजर यहाँ स्पेस थंडर नाम का अटैक करता है, जिससे ये दोनों रोबोट्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये ग्रैंडाइजर कितना ज्यादा ताकतवर है। कोजी भी देखकर हैरान होता है कि एक ही बार में उन दोनों को खत्म कर दिया। ये शायद से वही रोबोट है जिसके बारे में दाइसुके कह रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि दाइसुके कोजी को बचा तो लेता है, लेकिन शहर बहुत ज्यादा तबाह हो चुका था। जिसके बाद ग्रैंडाइजर अपने स्पेस थंडर का यूज करता है और दुश्मन की मेन स्पेसशिप को तबाह कर देता है, लेकिन इससे उसके सामने वाली बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है। कोजी यहाँ पूछने की कोशिश करता है, दाइसुके क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन ये तबाही देख दाइसुके की हालत खराब हो रही थी। ये सब मैंने क्या कर दिया? उसे फिर से अपना पास्ट दिखाई देता है, जहाँ उसके पिता और माँ के किसी ने हत्या कर दी है। जिसके बाद दाइसुके खुद पर से काबू खो देता है और फिर ग्रैंडाइजर उस पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। ये याद करते हुए दाइसुके के सिर में बहुत दर्द होने लगता है, जिसका असर ग्रैंडाइजर पर भी साफ देखने को मिल रहा था। वो ऐसे ही मैजिंगर के सिर को फेंक देता है जिसमें कोजी बैठा हुआ था और इसके बाद वो यहाँ से उड़कर चला जाता है और कोजी वक्त रहते उस सिर से बाहर निकलकर ग्रैंडाइजर के पीछे जाने लगता है। वो देखता है ग्रैंडाइजर एक स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद वो स्पेसशिप वहाँ से तेजी से जाने लगती है, जो देख कोजी अपना पूरा जोर लगाकर अपने उड़न खटोले से वक्त रहते उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो स्पेसशिप बहुत तेजी से यहाँ से चली जाती है और सयाका बस ये देखती रह जाती है। वहीं अंतरिक्ष में चांद के पास हम एक बहुत ज्यादा बड़ी स्पेसशिप को देखते हैं और ये विलन्स की है। यहाँ 2 दुश्मन आपस में बात कर रहे थे। आखिरकार हमने ड्यूक फ्लीट को ढूंढ ही लिया। कमांडर कैंटल, आप सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान है। तभी इस कमांडर का मुंह बीच में से खुलता है, जिसमें से अजीब सी चुड़ैल जैसी बुढ़िया निकलकर कहती है, ब्लैकी जल्द से जल्द एक
यूनिट ले जाकर इस प्लेनेट पर ग्रैंडाइजर यू के हाइड आउट को ढूंढो। इस बार हम ग्रैंडाइजर को तबाह कर देंगे। तभी वहाँ एक और बंदा आता है, इसका नाम कसादो है। वो ब्लैकी पर हंसते हुए कहता है, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ हुक्म तुम्हारा चलता है, लेकिन तुम तो दूसरों के हुक्म पर नाचते हो। जो सुन ब्लैकी उस पर अपनी गन तान कहता है, तुम एक मामूली स्टाकर नाइट होकर मुझसे इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। कसादो कहता है, अच्छा अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार कर दिखाओ, चलाओ गोली। और इसके बाद कसादो उसकी गन को मुंह से पकड़कर अपना खंजर निकालकर उसे ब्लैकी की गर्दन पर लगा देता है। तुम्हारे पास मौका था लेकिन तुमने उसका फायदा नहीं उठाया और अब मेरी बारी है। मैंने सही कहा ना कमांडर कैंटल। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर उड़ते हुए एक आइलैंड पर आ जाता है और वहाँ वो जमीन से टकराता है। और जब दाइसुके को होश आता है वो ग्रैंडाइजर के बाहर था। वो याद करता है कि उसने इस दुनिया में आकर कितनी तबाही मचा दी है और यही याद करते हुए वो जंगल की ओर भाग जाता है। उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। वो दौड़ते हुए घाटी में आकर फिसल जाता है। तभी उसे ढूंढते हुए उसके पास कोजी आता है और वो उसकी जान बचाने के लिए दाइसुके को शुक्रिया कहता है। दाइसुके कहता है, वेगा एलियन फोर्सेस ग्रैंडाइजर को पाने के लिए अब इस दुनिया में तबाही मचा रहे हैं और मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूँ। मेरी वजह से इस प्लेनेट के मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मैं जहाँ होता हूँ वहाँ सिर्फ लोगों की जाने जाती हैं। मैंने अपने प्लेनेट के भी सभी लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि रुबीना को भी। जो सुन कोजी कहता है, इन सब के बावजूद भी मैं तुम्हारी बदौलत यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। लेकिन दाइसुके कहता है, मैं ग्रैंडाइजर को तबाह कर दूंगा। कोजी कहता है, अगर तुम्हें ग्रैंडाइजर नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, मैं उसका कमांडर बनूंगा। मैजिंगर तबाह हो चुका है, मैं इस दुनिया की हिफाजत के लिए अब कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम ग्रैंडाइजर को नहीं संभाल सकते तब मैं उसे कमांड करूंगा, मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। और ये कहकर कोजी ग्रैंडाइजर की ओर भागने लगता है। वो ग्रैंडाइजर के सामने आकर कहता है, अब तुम मेरे नए कमांडर हो। लेकिन ग्रैंडाइजर उसे रिजेक्ट करके उस पर ही हमला कर देता है। उस हमले से दाइसुके उसे बचाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोजी जख्मी हो चुका था। दूसरी ओर हम विलन्स की स्पेसशिप यानी वेगा स्टार में कसादो के कमरे को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि कसादो और दाइसुके स्टाकर नाइट्स थे, जिसमें वो 7 सालों तक साथ रहे। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो हमारा गुलाम कभी नहीं बनेगा। मेरे पास उसे मारने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है और इसीलिए मैं प्लैनेट अर्थ पर तबाही मचाने जाऊंगा और ये चाकू डिसाइड करेगा कि मैं प्लैनेट अर्थ पर किस जगह जाऊंगा। लेकिन यहाँ उसके सामने एक लड़की खड़ी हुई थी जिसका नाम नाइडा है और जैसे ही कसादो चाकू फेंकता है वो इस लड़की के पैर में जाकर लगता है, जिस वजह से कोजी बिल्कुल ठीक होगा। वो हर बार ऐसी सिचुएशन से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन तभी इन्हें पेरिस से एक मैसेज रिसीव होता है कि वहाँ पर एलियन फोर्सेस देखी गई हैं। पेरिस में दुश्मन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जो एलियन फोर्सेस है वो वहाँ पर हर एक चीज को तबाह कर रही हैं और ये सब कर रहा है साधु और उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। दूसरी ओर जंगल में हम देखते हैं कि दाइसुके कोजी का इलाज कर रहा होता है। कोजी का काफी सारा खून बह जाने की वजह से वो कोजी की बॉडी में अपने खून को डाल रहा था। लेकिन दाइसुके सोच रहा था कि आखिर मेरा ब्लड टाइप इसके ब्लड टाइप से मैच कैसे कर गया, क्या ये कोई इत्तेफाक है। लेकिन तभी कोजी को होश आता है, ओह तो तुमने मुझे फिर से बचाया। लेकिन दाइसुके कहता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोजी कहता है, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। अब इसके बाद दाइसुके कोजी को बताता है, मेरे प्लेनेट में मेरे परिवार के पास एक ऐसा हथियार था जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सौंपा जाता था ताकि इसके जरिए हम घुसपैठियों से लड़ सके। यहाँ दाइसुके ग्रैंडाइजर की बात कर रहा है। ग्रैंडाइजर की ही वजह से हमारा प्लेनेट वेगा फोर्स का सामना कर सका। जो सुन कोजी पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब ग्रैंडाइजर एक ऐसी वॉर मशीन है जिसका इस्तेमाल शांति बनाए रखने के लिए किया जाता है। लेकिन दाइसुके बताता है, मुझे आज भी वो दिन याद है। एक दिन न जाने कैसे वेगा फोर्सेस हमारे फ्लड रॉयल पैलेस तक घुस आए और जब मैं रॉयल पैलेस में पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। सभी सैनिक मारे जा चुके थे और वेगा फोर्सेस ग्रैंडाइजर को पाने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी उनसे लड़ने के लिए दाइसुके वहां आ जाता है और वो गद्दारों को मारने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ग्रैंडाइजर के ऊपर कोई शख्स है। उसे पकड़ने के लिए दाइसुके उछलकर अपना आउटफिट चेंज कर लेता है और इसके बाद उस शख्स को ग्रैंडाइजर में बैठने से रोक लेता है। लेकिन दाइसुके इस बात से हैरान हो जाता है कि ग्रैंडाइजर का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ और ऐसा इस वजह से था क्योंकि उसमें बैठने की कोशिश करने वाला शख्स इसी दुनिया का दाइसुके की तरह एक स्टाकर नाइट था, कसादो। कसादो ने वेगा फोर्सेस के साथ हाथ मिला लिया है ताकि वो साथ मिलकर ग्रैंडाइजर को हथिया सके। तभी वेगा के 2 सैनिक पीछे से आकर दाइसुके पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हमले से बच जाता है। जो देख कसादो कहता है, एक साथ ड्यूक फ्लड पर हमला करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये वेगा के सैनिक एक साथ दाइसुके पर हमला करने लगते हैं। दाइसुके उनसे लड़ता हुआ ग्रैंडाइजर में जाकर बैठ जाता है और इसके बाद उसके फ्लाइंग सॉसर को एक्टिवेट करके वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कसादो ने उसके माता पिता को मार दिया है। अपने माता पिता की मौत से दाइसुके खुद पर से काबू खो देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेगा फोर्स ने दाइसुके की दुनिया पर चारों ओर तबाही मचा दी है। काफी लोग मारे भी जा चुके हैं और जो जिंदा बचे हैं वो इस तबाही को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। तभी रॉयल पैलेस के अंदर से ग्रैंडाइजर का फ्लाइंग सॉसर निकलता है। जो देख लोग कहते हैं, अरे नहीं, ये तो ग्रैंडाइजर है जो बेकाबू हो गया है। तभी इन मासूम लोगों के बीच कसादो आ जाता है।
और जब दाइसुके कसादो पर हमला करने की कोशिश करता है तो इस चक्कर में वो काफी सारे मासूम लोगों की भी जानें ले लेता है और इसके बाद ग्रैंडाइजर नीचे उतरकर कसादो को मारने के लिए वहां पर हर एक चीज को तबाह करने लगता है। ग्रैंडाइजर को रोकने के लिए एक फीमेल स्टाकर नाइट आती है अपना एक्वाडाइजर लेकर और वो दाइसुके को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात को न सुनते हुए वो अपनी चेस्ट बीम से उस पर ही हमला कर देता है। ये लड़की खुद को एक बर्फ की शील्ड बनाकर बचाती है। तभी कसादो इस लड़की को बताता है कि ड्यूक ने अपने ही माता पिता को मार दिया है, वो शायद पागल हो चुका है। लेकिन ये लड़की कसादो की ये बात मानने से इनकार कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर बेकाबू होकर चारों ओर तबाही मचा रहा था और जब वो इस लड़की पर हमला करने वाला था तभी वहां उड़ते हुए एक शिप आती है। इसमें बैठी हुई है दाइसुके की मंगेतर रुबीना। वो यहाँ दाइसुके को रोकने के लिए उसे समझाने के लिए आई है। वो उससे कहती है, क्या तुम सच में वही ड्यूक सब हो जिसे मैं जानती हूँ? आखिर तुम इस जगह को बर्बाद क्यों कर रहे हो जहाँ मैंने, तुमने और मेरी बहन टेरोना ने एक साथ खुशियों के पल बिताए हैं? रुबीना की बातें सुन दाइसुके अपने पुराने दिनों को याद करता है, लेकिन इससे पहले कि दाइसुके शांत हो पाता वो देखता है रुबीना के पीछे कसादो की फ्लाइंग शिप वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। वो फिर से बेकाबू हो जाता है और बेकाबू होकर ग्रैंडाइजर से हमला कर देता है, लेकिन इस वजह से रुबीना की शिप तबाह हो जाती है और दाइसुके को यहाँ लगता है कि उसने रुबीना की जान ले ली है। जिसके बाद तो वो पागल हो जाता है और ग्रैंडाइजर से पूरी तरह से काबू खो देता है और इसके बाद अल्टीमेट अटैक करने लगता है। ये सब टेरोना और वहां के मासूम लोगों के सामने हो रहा था और इसके बाद जो हमला होता है वो सब कुछ तबाह कर देता है और इसी तरह दाइसुके अपने गुनाहों की कहानी को सुना रहा था। कोजी कहता है, तुम नहीं, असली गुनहगार वेगा ट्रूप्स हैं। दाइसुके कहता है, शायद तुम सही हो, लेकिन जो मैंने किया मैं उसके लिए कभी खुद को माफ नहीं कर सकता। उन्हें ग्रैंडाइजर चाहिए। अगर मैं ग्रैंडाइजर को ही खत्म कर दूं तो प्लैनेट अर्थ को कुछ नहीं होगा। कोजी कहता है, अगर तुमने ग्रैंडाइजर को तबाह कर दिया फिर तुम्हारा क्या होगा? लेकिन तभी इन्हें कोई मैसेज आता है, जिसके बाद ये दोनों अपने आउटफिट पहन लेते हैं और दाइसुके कहता है, कोजी इसके ज्यादा करीब मत जाना, इसको सिर्फ स्टाकर नाइट्स ही कमांड कर सकते हैं क्योंकि इन नाइट्स के अंदर जीएन फैक्टर होता है, साथ ही इन्होंने बहुत कड़ी ट्रेनिंग भी की होती है। लेकिन तभी ग्रैंडाइजर की आंखें चमकती हैं और उनमें से एक अजीब सी रोशनी निकलती है जुगनू की तरह, और वो रोशनी जंगल की ओर जाने लगती है। जो देख सुकी उस रोशनी को फॉलो करने को कहता है। ये दोनों उस रोशनी के साथ एक अजीब सी गुफा में पहुंचते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा होता है। अंदर जाने के लिए कोची उसके हाथ की एक अंगूठी को किसी टॉर्च की तरह जला लेता है। वो दाइसुके को ये भी बताता है कि इस अंगूठी का इस्तेमाल कई तरीके से किया जा सकता है, एक बॉम्ब की तरह भी, और इसके धमाके से ना ही कोई रोबोटिक मशीन बच पाएगी ना ही कोई फ्लाइंग सोर्स। लेकिन हम देखते हैं कि दूर से कोई शख्स इन पर नजर रख रहा था, जिसके बाद ये दोनों उस गुफा के दूसरी ओर आते हैं जहां बहुत ही अजीब से स्टैचू बने हुए थे और मेन स्टैचू बिल्कुल ग्रैंडाइजर की तरह लग रहा था। यहाँ पर कई सारी चीजें भी लिखी हुई थी, लेकिन इन दोनों को ही ये भाषा समझ नहीं आती। लेकिन तभी वहां एक लड़की आकर कहती है, ये लेजेंड्स की भाषा है, और यही लड़की इन दोनों पर नजर रख रही थी। और तभी ये लड़की दाइसुके के पास आकर उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम अच्छे इंसान हो या बुरे? इससे पहले कि दाइसुके जवाब देता, कोजी कहता है, ये एक बहुत ही अच्छा इंसान है, ये हमारी दुनिया को बचाने के लिए विलन से फाइट कर रहा है। लेकिन इसके बाद ये लड़की बताती है कि जब भाग्य इस आइलैंड पर दो लेजेंड्स को एक साथ लेकर आएगा तब ये रास्ता खुलेगा, यानी कि ग्रैंडाइजर के इस बड़े से सिर के पीछे कोई रास्ता है, और ये रास्ता कहाँ जाता है इसके बारे में कोई नहीं जानता सिवाय इस लड़की के, और ये लड़की वो रहस्य सिर्फ अच्छे लोगों को बताएगी। कोजी कहता है, मैंने कहा ना दाइसुके एक अच्छा पर्सन है। वो लड़की कहती है, ये तुम कह रहे हो, लेकिन ये नहीं। दाइसुके कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और सच कहूँ तो मैं झूठ नहीं बोलता। इसके बाद हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर एक छोटा सा ही गांव बसा हुआ है, और वो लड़की कोजी और दाइसुके को अपने घर लेकर आती है और बताती है कि ये आइलैंड ऑफ वुल्व्स है, जापान का ही एक हिस्सा। और वो लड़की कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें एक मोबाइल भी देती है, जिसके बाद कोची बात करने के लिए चला जाता है। और दाइसुके पूछता है, तुमने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैं एक अच्छा शख्स हूँ या बुरा? वो कहती है, जाहिर सी बात है, अगर तुम एक अच्छे शख्स हुए तब मैं तुमसे शादी करूंगी। इससे पहले कि बात कुछ आगे बढ़ती, कोजी सायाका से बात करने लगता है। सायाका को इसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन कोजी से बात करने के बाद सायाका चैन की सांस लेती है और अपने पिता को भी बताती है कि कोजी बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बाद कोजी को पता चलता है कि वेगा फोर्सेस ने पेरिस पर हमला कर दिया है। न्यूज चैनल्स पर भी यही बताया जा रहा है। इन हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, कई इंसानों की जानें जा चुकी हैं और लगभग आधा पेरिस तबाह हो चुका है। ये देख कोजी को इन वेगा फोर्स पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ दाइसुके की नजर कसादो की स्पेसशिप पर जाती है।
जिसके बाद वो कोजी से कहता है, जो फ्लाइंग सॉस टीवी पर दिखाया गया वो मेरे दुश्मन कसादू का है, जिसने मेरे माता पिता की हत्या की है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बार खुद पर काबू पा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं बेकाबू हो गया तो ग्रैंडाइजर की ताकत प्लैनेट अर्थ को तबाह कर देगी। लेकिन कोजी कहता है, दाइसुके, तुम्हारा इस प्लैनेट पर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये भाग्य का खेल है। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे प्लैनेट पर तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन मैं उसका दोषी तुम्हें जरा भी नहीं मानता। मैं वादा करता हूँ, जिसने तुम्हें दर्द दिया है मैं उससे बदला लूंगा, इसीलिए हम साथ में लड़ेंगे। जिसके बाद कोची दाइसुके को अपनी वो अंगूठी दे देता है। मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये रिंग बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह है, अगर तुमने खुद पर से काबू खोया तो मैं तुम्हें इस रिंग के जरिए खत्म कर दूंगा। दाइसुके कहता है, कोची, मुझसे वादा करो कि अगर मैंने खुद पर से काबू खोया तो अब तुम मुझे मारने में हिचकिचाओगे नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दाइसुके ग्रैंडाइजर में जाकर बैठ चुका है, जिसके कुछ देर बाद कोजी भी थी रही सही, लेकिन ग्रैंडाइजर में आकर बैठ जाता है। दाइसुके ने कोजी की दी हुई अंगूठी पहन ली है और इसके बाद वो ग्रैंडाइजर को लेकर उड़ जाता है। और ये लड़की यहाँ फिर कहती है, अगर ये एक अच्छा शख्स हुआ तो मैं इससे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर ये एक गद्दार हुआ तो मैं इसे मार दूंगी। दूसरी तरफ हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों ओर तबाही मची हुई है। बहुत सारे इंसानों की जानें जा चुकी हैं और यहाँ पर कसादू अपना जियोलाडाइजर निकालकर पेरिस में कदम रखता है। मैं इस दुनिया के इन कीड़ों को मारकर अब थक चुका हूँ। तुम कब आओगे ड्यूक फ्लड? मुझे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ तबाही मचाऊंगा तब अच्छा प्रिंस इन्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। तभी नाहिदा उसे बताती है कि उसने अभी अभी ग्रैंडाइजर को डिटेक्ट किया है, जिसके अगले ही पल में कसादो के सामने एक हथियार आकर गिरता है और इसके बाद वहां स्टाइल में आता है अपना ग्रैंडाइजर। कसादो कहता है, तो आखिरकार तुम आ ही गए ड्यूक फ्रीड। वैसे अपने माता पिता और अपनी फियांसे को मारने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो? लेकिन दाइसुके कहता है, इस बार तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। और अब इन दोनों के बीच एक बहुत ही बेहतरीन युद्ध होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें बताया जाता है कि हमारे अंतरिक्ष में धरती से बहुत दूर 200 से भी ज्यादा प्लैनेट एक संघ बनाकर रहते थे, जिसका शासन प्लैनेट वेगा करता था, क्योंकि इसकी मिलिट्री पावर सबसे ज्यादा एडवांस और पावरफुल थी। और वेगा के अंदर और भी ज्यादा प्लैनेट्स पर राज करने की भूख थी, इसीलिए अलग अलग प्लैनेट पर जाकर वहां के लोगों से लड़ते और उस प्लैनेट को हथिया लेते। और ऐसे ही इनकी नजर पड़ी प्लैनेट फ्लड पर, जहां पर फ्लड फैमिली इस पूरी दुनिया का शासन न्याय और एकता से करती थी। प्लैनेट वेगा ने प्लैनेट फ्लड को हथियाने की कोशिश की पर नाकामयाब रहे, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि वो इस प्लैनेट को तबाह कर देंगे। लेकिन ऐसा करने में भी वो 7 बार लगातार नाकामयाब रहे, क्योंकि प्लैनेट फ्लड के पास उनका सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हथियार ग्रैंडाइजर था। जिसके बाद प्लैनेट वेगा ने प्लैनेट फ्लड के साथ बातचीत की और हो रहे भारी नुकसान की वजह से एक समझौते पर पहुंचे कि अब वो इस प्लैनेट पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन संधि में लिखा गया था कि ग्रैंडाइजर को सीज कर दिया जाएगा, कोई भी उसका यूज नहीं करेगा। अब हम देखते हैं कि दाइसुके और कसादो के बीच यहाँ लड़ाई होने वाली है। कसादू यहाँ अपना हथियार निकालते हुए कहता है, तुम आखिर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? तुम्हारी आंखों के सामने मैंने प्लैनेट फ्लड को बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे ही ग्रैंडाइजर उसकी ओर हमला करने को पड़ता है, कसादू पीछे हट जाता है और इसके बाद वो एक फ्लाइंग सॉस पर चला जाता है और उसी पर से ग्रैंडाइजर के ऊपर हमले करने लगता है, जिस वजह से ग्रैंडाइजर को काफी दिक्कत होने लगती है। सो अब दाइसुके एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म से हमला करता है, लेकिन कसादू उससे बच जाता है। जिसके बाद ग्रैंडाइजर स्पेस थंडर का यूज करने वाला होता है, लेकिन कसादो उससे कहता है, अगर तुम यहाँ इसी तरह से हमले करते रहे तो इस जगह का क्या हाल होगा, तुम समझ रहे हो ना? जिसके बाद ग्रैंडाइजर अपना हथियार उठाकर कसादो को मारने के लिए वहां पर जाता है, लेकिन कसादो अपने हथियार की मदद से बिल्डिंग से चिपकता हुआ स्पाइडरमैन की तरह यहां से भागने लगता है। और ग्रैंडाइजर के फ्लाइंग सॉस में कोजी बैठा हुआ था। तभी उसे एक सिग्नल आता है, काफी सारे दुश्मन उसकी ओर आ रहे हैं। हेडक्वार्टर्स में भी पता चलता है दुश्मन की एक बहुत बड़ी सेना आ रही है, 3000 से भी ज्यादा स्पेसशिप्स। दूसरी ओर वेगा स्पेसशिप में हम देखते हैं कि लेडी गैंडल कह रही हैं, हमें कसातो के वहां होने का फायदा उठाना चाहिए। ब्लैकी कहता है, आपका ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है। लेडी गैंडल, दाइसुके भी ये देख हैरान होता है कि वहां बहुत बड़ी मात्रा में दुश्मन की स्पेसशिप्स होती हैं और वो सभी एक साथ ग्रैंडाइजर पर हमला करती हैं और इस हमले से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इतना बड़ा हमला भी ग्रैंडाइजर को खरोश तक नहीं ला पाता, जो भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंडाइजर अपने हाथों के लेजर बीम से हमला करता हुआ वहां मौजूद स्पेसशिप्स को खत्म करने लगता है। और जब कसातो उस पर हमला करता है तब वो एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म्स का यूज करके कसातो और उसकी स्पेसशिप को दूर फेंक देता है। जिसके बाद कैंडल
कैंडल वेगाट्रॉन मिसाइल को लॉन्च करने को कहता है, लेकिन एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म का यूज करके ग्रैंडाइजर उन सभी मिसाइल्स को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद कसादो वहां आकर दाइसुके से कहता है, तुम अपने लोगों, अपने फियांसे और अपने प्लेनेट को तो खत्म कर ही चुके हो, जिस वजह से तुम्हारी दुनिया के लोग अब तुम्हें भगोड़ा राजकुमार कहकर बुलाने लगे हैं। दाइसुके कहता है, तुमने मेरे माता पिता की हत्या करके उसका दोष मेरे माथे मर दिया। वो कहता है, हाँ मैंने उन्हें मारा है, तुम क्या कर लोगे? लेकिन यहाँ दाइसुके को गुस्सा आने लगता है। दूसरी ओर कोजी हेडक्वार्टर्स को बताता है कि जो स्पेस रोबोट हमारे साथ है उसका नाम ग्रैंडाइजर है। इसके बाद कसादो अपनी सेना को आदेश देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 स्पेसशिप्स ग्रैंडाइजर को दबाने लगते हैं और फिर काफी सारी स्पेसशिप्स आकर उससे चिपक जाती हैं। साथ ही कसादो भी ग्रैंडाइजर पर हमला करने लगता है। काफी सारे हमले मिक्स हो जाते हैं और अब दुश्मन को लगता है कि ग्रैंडाइजर यहाँ हार जाएगा। कसादो भी खुश होता है, लेकिन तभी ग्रैंडाइजर उन सभी चीजों को खुद से दूर कर देता है जो देख गैंडल कहता है, वेगा के लीथल मिसाइल्स को प्रिपेयर करो, हम ग्रैंडाइजर के साथ साथ इस पूरे प्लैनेट को ही खत्म कर देंगे। कसादो हमारे लिए वहां अपना बलिदान दे देगा और उन पापों का प्रायश्चित करेगा जो उसने प्लैनेट फ्रीट पर किए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेगा स्पेसशिप लॉन्चिंग के लिए तैयार होने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर स्क्रू क्रैशर पंच का यूज करके वहां मौजूद एक बड़ी स्पेसशिप को खत्म कर देता है, लेकिन तभी धुएं के बीच में से ग्रैंडाइजर की ओर एक बहुत बड़ी मशीन आने लगती है। कसादो को लगता है कि इस हमले से ग्रैंडाइजर मर जाएगा, लेकिन तभी ग्रैंडाइजर अपने हथियार से इस मशीन को काट देता है और सीधा कसादो के ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर कसादो को पकड़ चुका था। दाइसुके कहता है, मैं इस बार तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये देख कसादो कहता है, मैं मानता हूं मैंने गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। दाइसुके कहता है, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। दाइसुके खुद पर से काबू खो रहा था, जो देख कोची दाइसुके को कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उसे रोक सके, वरना आखिर में उसे ये बटन दबाना होगा। लेकिन यहाँ दाइसुके बहुत गुस्से में होता है। वो कसादो को उठाकर उसे दूर फेंक देता है और इसके बाद उस पर एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म से हमला करके उसके जियोला डाइजर को बीच में से तोड़ देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन कसादो अभी भी जिंदा होता है क्योंकि जियोला डाइजर का सिर सही सलामत है। ग्रैंडाइजर के हाथों में जो कोची चैन की सांस लेता है, यहाँ दाइसुके ने खुद पर से काबू नहीं खोया। लेकिन यहाँ वेगा स्पेसशिप हमला करने के लिए फुली चार्ज हो चुकी है। ब्लैकी कहता है, कमांडर कैंडल हमला करने से पहले 7 तक जरूर गिनिएगा क्योंकि 7 आपका बर्थ मंथ है। तभी हेडक्वार्टर्स धरती से कुछ दूरी पर वेगा की स्पेसशिप को नोटिस कर लेता है और ये भी कि इसमें से बहुत पावरफुल एनर्जी रिलीज होने वाली है। तभी कोची दाइसुके को कांटेक्ट करके उसे इस हमले के बारे में बताता है, लेकिन कमांडर कैंडल काउंटडाउन शुरू कर चुका है और वेगा स्पेसशिप हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। दूसरी ओर ग्रैंडाइजर इस हमले को रोकने के लिए बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रशर पंच लॉन्च करता है। ये हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ये सामने आने वाली सभी स्पेसशिप्स को खत्म करता जा रहा था और इससे पहले कि गैंडल का काउंटडाउन पूरा होता, वो क्रशर पंच इस मिसाइल में घुसकर इसे तोड़ देता है। साथ ही वहां पर मौजूद वो हजारों स्पेसशिप्स भी तबाह होने लगती हैं, जो देख ब्लैकी कहता है, वेगा कैनन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। जिसके बाद कैंडल कहता है, हमारी सभी स्पेसशिप्स यानी कि फ्लाइंग सॉसर्स को वापस बुला लो, अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। और यहाँ आइलैंड पर हमें उसी लड़की का घर दिखाया जाता है जो टीनी में न्यूज देख रही थी। अचानक ही अपीयर हुए इस रोबोट ने अंतरिक्ष में मौजूद काफी सारे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की दाइसुके से फिर से मिलने के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पेरिस के लोग ग्रैंडाइजर को अपना हीरो मानने लगते हैं। इसने हमारी जान बचाई है, हमारे प्लैनेट को बचाया है, शुक्रिया। लेकिन ये तबाही देख दाइसुके कहता है, मेरी वजह से बहुत से मासूम लोगों की जानें गई हैं, मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। कोजी कहता है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जरा ध्यान से देखो, तुमने कितने लोगों की जानें बचाई हैं, तुमने इस प्लैनेट को बचाया है। ये सभी लोग इस रोबोट को शुक्रिया कह रहे थे, जो देख दाइसुके मुस्कुराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर अपने फ्लाइंग सॉसर में बैठकर उसी आइलैंड पर आ जाता है और इसके बाद इस आइलैंड पर मौजूद एक झरने के अंदर चला जाता है। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ पूरा एक हेडक्वार्टर्स टाइप मौजूद है। अरे टाइप क्या, ये हेडक्वार्टर्स ही है एक। इनके बाहर निकलते ही इनके पास सयाका आती है और आते ही वो दाइसुके को गुस्से में घूरने लगती है। मुझे माफ कर देना, मैं अचानक ही गायब हो गया। सयाका उसे माफ कर देती है। जिसके बाद सयाका के पिता एक एक्सपर्ट फोटोन एनर्जी साइंटिस्ट और कोजी के दादा के सबसे होनहार स्टूडेंट यूमी आते हैं और इसके बाद वहां आते हैं स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट डॉक्टर गोंजो। यहाँ सयाका के पिता दाइसुके से कोई बात नहीं करते, लेकिन डॉक्टर गोंजो दाइसुके से हाथ मिलाकर उससे उसके प्लैनेट के बारे में पूछते हैं और इसके बाद वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगते हैं, सो सयाका उन पर गुस्सा करने लगती है।
जिसके बाद कोची कहता है अब हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। लेकिन तभी यूमी कहती है माफ करना लेकिन दाइसुके, मैं तुम्हारे ऊपर पहले कुछ मेडिकल टेस्ट करना चाहती हूँ। और इसके बाद आइसुके की बॉडी पर मेडिकल टेस्ट होने लगते हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये स्पेस से अपने साथ कोई वायरस तो नहीं ले आया। टेस्ट के जरिए इन्हें पता चलता है कि दाइसुके की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल किसी इंसान की तरह ही हैं। डॉक्टर गैंजो को तो इस बात का भी यकीन है कि हमारे पूर्वज एक ही थे, और ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो दाइसुके और ग्रैंडाइजर के बारे में इस वक्त गवर्नमेंट को नहीं बताएंगे। दूसरी ओर लिफ्ट से कहीं जाते हुए सयाका कोजी को बताती है कि इन्होंने मैजिंजर जेट को बेस 3 में रख दिया है और ऐसा करने में इन्हें काफी दिक्कत हुई। और इसके बाद वहां आकर कोजी अपने मैजिंजर की हालत देखता है। सयाका कहती है उदास मत हो, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन कोजी कहता है मैजिंजर इतने सादा ताकतवर दुश्मनों का सामना करते करते तुम बहुत थक गए होगे है ना, लेकिन तुम्हारे अलावा उन दुश्मनों को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा रॉकेट पंच सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और आने वाले वक्त में मैं खुद को और बेहतर बनाऊंगा ताकि हमें फिर से कोई हरा ना सके, क्योंकि तुम वो गार्डियन हो जिसे मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए बनाया था। नर्सिंग दूसरी ओर वेगा स्पेसशिप, जिसे अब हम वेगा हेडक्वार्टर्स कहेंगे, वहां हमें पता चलता है कि इनका वेगा कैनन तब तक रिपेयर नहीं हो सकता जब तक कि अपने प्लैनेट पर नहीं जाते। लेकिन कमांडर कैंडल वहां जाने से मना कर देते हैं। हमारे लोग जब हमें वहां इस शर्मिंदगी में आता हुआ देखेंगे तब हमारी वहां क्या इज्जत रह जाएगी। ब्लैकी कहता है ये सब कसादो की वजह से हुआ है। गैंडल कहता है उस कसादो की एक मेड है ना, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। दूसरी ओर सयाका देखती कि कोजी अभी भी मैजिंजर को लेकर उदास था, लेकिन तभी वहां दाइसुके आता है। कोजी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रोबोट्स का सामना करूंगा जो मैजिंजर से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। ये संसार बहुत बड़ा है और इस संसार में हमारा प्लैनेट अर्थ समुद्र में मौजूद एक बूंद की तरह है। अगर मेरे दादा स्पेस में पैदा हुए होते तो शायद वो भी ग्रैंडाइजर जितना ताकतवर नोबॉट बना लेते। दाइसुके कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रैंडाइजर को प्लैनेट फ्रीड के लोगों ने नहीं बनाया था। लोगों का कहना था कि ग्रैंडाइजर को एक सुपरनैचुरल बीइंग ने बनाया था। कोची कहता है क्या? दाइसुके कहता है शुरू में मैंने भी ये बात नहीं मानी, लेकिन ग्रैंडाइजर की ताकतें हमारे प्लैनेट के साइंटिस्ट इसके बने हुए साइंटिफिक तरीके को कभी बतौर साबित ना कर पाए। कोची तुम्हारी वजह से मैं और ग्रैंडाइजर वेगा फोर्सेस को हराने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि तुमने ही मुझे ग्रैंडाइजर का इस्तेमाल करने के लिए फिर से इनकरेज किया। तुमने मुझे साहस और हिम्मत दी है कोची, मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त। कोची कहता है अब तुमने खुद पर काबू पा लिया है, तुम्हें संगुकी की जरूरत नहीं है। दाइसुके कहता है लेकिन फिर भी मैं इसे पहने रहना चाहता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कसादो को कैद करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ कसादो अपनी एक आंख निकालता है और इसके जरिए वो नायडा को कांटेक्ट करता है। नायडा जो स्पेसशिप में बैठी कुछ तस्वीरें देख रही थी, लेकिन इस तस्वीर में वो दाइसुके के साथ क्यों है? तभी कसादो से कहता है मेरी लोकेशन लेकर जल्दी मेरी मदद के लिए आओ। लोकेशन को देख नायडा कहती है सारिया सब तुम्हारी बहन जाने वाली है। लेकिन जैसे ही वो जाती वहां कैंडल और ब्लैकी आ जाते हैं। कहाँ जाने के बारे में सोच रही हो नायडा? और यहाँ कसादो किसी के आने की आवाज सुनता है। कोई शख्स कहता है ध्यान से जाइएगा, मेडिकल टेस्ट के जरिए पता चला है कि ये एक एलियन है। ये होते हैं दाइसुके और कोची। कसादो यहाँ हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। कोची कहता है और तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। वो कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैंने सवालों के जवाब नहीं दिए तब तुम लोग मुझे मार दोगे। दाइसुके पूछता है तुम ग्रैंडाइजर को क्यों चुराना चाहते हो? वो कहता है ये ग्रेट वेगा के ऑर्डर्स हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों ग्रेट वेगा वेगा एलियंस फोर्सेस का फाउंडर है, लेकिन उसे हजारों सालों से देखा नहीं गया है। लेकिन वो हजारों सालों से जिंदा कैसे है? क्योंकि दाइसुके की जात के लोग भी लगभग इंसानों के जितना ही जिंदा रहते हैं। लोगों को लगने लगा था कि ग्रेट वेगा बस एक कहानी है। कसादो भी यही सोचता था, लेकिन फिर उसने उसे देखा। मुझे ग्रैंडाइजर चाहिए, वो सैकड़ों प्लैनेट से ज्यादा कीमती है। लेकिन इस बारे में कसादो नहीं जानता कि आखिर उसे ग्रैंडाइजर क्यों चाहिए। लेकिन कसादो कहता है कमांडर गैंडल और वो ब्लैकी, इन्हें भी ग्रेट वेगा के अस्तित्व पर शक है। लेकिन उसने खुद मुझसे बात की। मैं हूँ वो चुना हुआ शख्स, ना कि तुम ड्यूक फ्लट। जिसके बाद हम इन दोनों को एक झील के पास देखते हैं। दाइसुके को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब ग्रेट वेगा का किया धरा है। लेकिन आखिर वो हजारों सालों से जिंदा कैसे है, और आखिर उसे ग्रैंडाइजर क्यों चाहिए? लेकिन तभी अचानक दाइसुके आसमान की ओर उंगली करता है। आसमान से कुछ नीचे गिर रहा था। ये दोनों मोटरबाइक से उस चीज की ओर जाने लगते हैं। वो चीज नीचे गिरते हुए एक चट्टान से टकराती है। जब ये दोनों वहां पहुंचते हैं तब वहां उतरते ही दाइसुके अपना आउटफिट चेंज कर लेता है। वो वहां जाकर वहां से एक लड़की को अपने साथ लाता है, और ये लड़की नायदा होती है। दाइसुके उसे लेटाता है और ध्यान से देखने पर वो हैरान हो जाता है कि अरे ये तो नायदा है, मेरे बचपन की दोस्त। तुम ठीक तो हो ना नायदा? तभी नायदा को होश आता है। उसे देखते ही वो उसे गले लगा लेती है। आप ठीक हैं ड्यूक फ्लिट? आपको सही सलामत देख मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस पल का बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दाइसुके गिटार बजा रहा होता है। वहीं थोड़ी दूरी पर नायदा झील के पानी में खड़े गाना गा रही थी। नायदा की आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि क्योंकि नायदा दाइसुके की बचपन की दोस्त है, इसीलिए अब वो उसके साथ है। लेकिन सयाका को इस बात की चिंता हो रही थी
कि कहीं वो वेगा की कोई स्पाई तो नहीं। कोची कहता है, तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दोनों एक ही दुनिया से हैं, उन दोनों को साथ में थोड़ा वक्त गुजारने दो। सयाका कहती है, शायद तुम सही कह रहे हो। इस म्यूजिक परफॉर्मेंस के बाद नायदा कहती है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, चारों ओर पेड़ पौधे और जिंदगी के निशान हैं। ये मुझे प्लैनेट फ्लड की याद दिलाता है। दाइसुके कहता है, लेकिन मैंने प्लैनेट फ्लड को बर्बाद कर दिया और रुबीना को भी मार दिया। लेकिन जब दाइसुके दुखी होता है तभी नायदा एक खंजर लेकर दाइसुके की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी दाइसुके कहता है, मैंने जो गुनाह किए हैं उनकी वजह से मैं तुम्हें देखकर भी खुश नहीं हो पा रहा हूँ। जो सुन नायदा दाइसुके के सीने से लगकर कहती है, प्लीज आप ऐसा मत सोचिए, आप अपने कंधों पर कितना बोझ लिए हुए हैं। और इसके बाद नायदा दाइसुके की पीठ में खंजर घोंपने ही वाली थी, लेकिन तभी वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वहां पर आइलैंड ऑफ वुल्फ से ये लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम हिकारू है। उसे देख नायदा अपना खंजर रख लेती है। अगले सीन में हम इन सभी को एक साथ बैठे हुए देखते हैं और यहीं हिकारू भी होती है। सयाका पूछती है, हिकारू तुम आइलैंड ऑफ वुल्फ से यहाँ पर सिर्फ दाइसुके से मिलने आई हो? वो कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि कहीं ये कोई बुरा शख्स तो नहीं, या फिर वो अच्छा शख्स जिसे खुद देवताओं ने चुना है। जिसके बाद दाइसुके नायदा को बताता है कि इस दुनिया में उसका नाम दाइसुके है। इस दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं साइंटिस्ट गेंजो का बेटा हूँ। इन सभी को दाइसुके की असली आइडेंटिटी छुपानी पड़ रही है। तभी डॉक्टर गेंसो सभी के लिए चाय लेकर आते हैं जो काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। उस चाय को देख नायदा कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा सुगंधित है, मैं बहुत लंबे वक्त के बाद इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। कोची कहता है, तुम्हारे लिए स्पेस ट्रैवल करना बहुत मुश्किल रहा होगा। यूमी आगे कहते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी तुम वेगा फोर्स से बचते हुए यहाँ आ गई। वो कहती है, अगर साइरस ना होता तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती। साइरस नायदा का भाई है। नायदा का परिवार बहुत लंबे वक्त से फ्लड फैमिली की सेवा करता आ रहा है। दाइसुके नायदा और साइरस के साथ खेलकूद कर ही बड़ा हुआ है। ये तीनों कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं। जिसके बाद दाइसुके पूछता है कि साइरस कहाँ है, लेकिन साइरस के बारे में कहते हुए नायदा का सिर दर्द करने लगता है, जिस वजह से दाइसुके को उसकी चिंता होती है। लेकिन सयाका कहती है, शायद से ये चाय का असर हो। जिसके बाद यूमी दाइसुके को नायदा को उसके कमरे में छोड़कर आने को कहते हैं। वो लंबे सफर से आई है, थक गई होगी, उसे कुछ देर आराम कर लेने दो। जिसके बाद दाइसुके नायदा को यहाँ से ले जाता है, जो देख हिकारू कहती है, आज ये बिल्कुल किसी अच्छे शख्स की तरह लग रहा है, ना कि उस शख्स की तरह जिससे मैं आइलैंड पर मिली थी। नायदा से मिलने के बाद दाइसुके काफी खुश होता है। जिसके बाद दाइसुके नायदा को उसके कमरे में लिटा देता है। वो कहती है, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, माफ कर दीजिए। वो कहता है, ये कैसी बात कर रही हो तुम मेरा परिवार हो। लेकिन इसके बाद नायदा अपना चाकू निकाल लेती है। लेकिन तभी दाइसुके कहता है, कल सुबह तुम मुझे प्लैनेट फ्लड के बारे में हर एक अपडेट देना। इसके बाद दाइसुके पर्दे लगाते हुए कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी दुनिया इस वक्त कैसी है। और इसके बाद वो नायदा को गुड नाइट कहकर यहाँ से जाने लगता है। वैसे तुम्हें मुझे दाइसुके बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले की तरह मुझे बस ड्यूक बुलाओ। दाइसुके के जाते ही नायदा कहती है, आखिर मैं इसे मार क्यों नहीं पाई, मुझे जल्द से जल्द अपना मिशन पूरा करना होगा। लेकिन तभी अचानक नायदा को दर्द होने लगता है और इसका सिग्नल वेगा हेडक्वार्टर्स में ब्लैकी को मिल जाता है कि नायदा के ब्रेन वेव्स में डिस्टर्बेंस आ रही है। कैंडल कहता है, ड्यूक फ्रीड से मिलने के बाद उस पर किया हुआ हमारा ब्रेन वॉश कमजोर पड़ गया होगा, उस पर और दबाव डालो। जैसे जैसे ये लोग दबाव को बढ़ाते हैं, नायदा के सर में बेइंतहा दर्द होने लगता है और वो दर्द बढ़ता जाता है। उसके दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देती है, गैंडल की, याद करो नायदा, तुम वहाँ किस लिए गई हो। जिसके बाद नायदा को याद आता है कि किस तरह उसको बचाने के लिए उसके भाई साइरस ने अपनी जान दे दी थी। ग्रैंड डाइसर ने उसके ऊपर पैर रख दिया था, जिस वजह से नायदा का भाई मारा गया, जो देख नायदा बहुत डर गई थी। और यही याद करते हुए अब नायदा कहती है, मैं इस मिशन को पूरा करूंगी। दूसरी ओर कोची दाइसुके से पूछता है, नायदा को लेकर तुम्हारे विचार क्या हैं? दाइसुके बताता है कि नायदा प्रिंसेस रुबीना की मेड थी। नायदा बहुत अच्छी लड़की है, उसने प्रिंसेस रुबीना का भी दिल जीत लिया था, लेकिन मेरे और ग्रैंडाइजर की वजह से वो प्रिंसेस रुबीना को खो चुकी है। नायदा प्रिंसेस से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब मैं नायदा की हिफाजत करूंगा और उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कोची कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन अब तुम्हें साइरस से भी मिलना है। दाइसुके कहता है, हाँ। दूसरी ओर हम नायदा को देखते हैं, जो उस जगह पर आ चुकी थी जहां कैदियों को रखा जाता है। इस जगह के अंदर आते हुए कासादो उससे कह रहा था, तुम एक स्टारकर नाइट की नौकर इसलिए बनी ताकि तुम फिर से ड्यूक से मिल सको, और इसी वजह से अब तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनी हुई हो। जिसके बाद नायदा कासादो के कमरे के बाहर खड़ी होती है और कासादो उससे एक दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन नायदा कहती है, मैं ये दरवाजा ड्यूक को मारने के बाद खोलूंगी। और ये कहकर नायदा यहाँ से जाने लगती है
और ये देख कसादो समझ जाता है कि गैंडल ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। क्या यार, मेरी किस्मत ही खराब है। ड्यूक फ्लिड हमेशा से तुम्हारी पहली चॉइस रही है ना? जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर गेंजो और यूमी सीसीटीवी रूम में होते हैं। तभी यूमी सयाका को जगाकर उसे तुरंत सेकंड फ्लोर में जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें नायका की हरकतें सस्पिशियस लग रही हैं। इसीलिए वो सयाका को उसके हथियार साथ ले जाने को कहते हैं। सयाका एक गन ले लेती है। दूसरी ओर दाइसुके आसमान को देखकर गिटार बजा रहा था। तभी नायदा उसके पास आती है। तुम यहाँ इस वक्त क्या करने आई हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि नायदा अपनी नाइटी उतार कर अपनी एक अलग ही आउटफिट में होती है और इसके बाद वो दाइसुके के सीने से लग जाती है। जैसे दाइसुके पूछता है कि क्या हुआ नायदा, वो अजीब ढंग से कहती है, मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ। ड्यूक फ्लेड। और इसके बाद वो अपना खंजर निकाल कर उसे दाइसुके के सीने में मार देती है। लेकिन तभी हेडक्वार्टर्स के सायरन बजने लगते हैं, जिससे कोची जाग जाता है और इन्हें पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती की ओर आ रहा है। मॉनिटर रूम से ये लोग देखते हैं एक बहुत बड़ी स्पेसशिप को। ये फ्लाइंग सॉसर बहुत बड़ा होता है और ये इंसानों के सैटेलाइट को तोड़ देता है। इस फ्लाइंग सॉसर को कमांड गैंडल दे रहा है। इस फ्लाइंग सॉसर का नाम दारी दारी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फ्लाइंग सॉसर होन्शु के चुबू रीजन में गिरेगा, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और हजारों किलोमीटर तक सब खत्म हो जाएगा। जो देख डॉक्टर गेंसो दाइसुके को बताने की कोशिश करते हैं कि धरती की ओर एक बहुत बड़ा फ्लाइंग सॉसर आ रहा है, उसे ग्रैंडाइजर से उसका सामना करना होगा। लेकिन दूसरी ओर दाइसुके नायदा के वार से काफी जख्मी हो चुका था। वो पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो नादा? वो कहती है, जवाब ये है कि तुम जिंदा हो और साइरस मर गया। दाइसुके कहते हैं, क्या साइरस मर गया? वो कहती है, हाँ, उसे तुमने मार दिया, ग्रैंडाइजर के पैरों से कुचलकर। जो सुन दाइसुके को सदमा लगता है। आगे नायदा कहती है, ड्यूक फ्लिड, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मारा गया, उसके हत्यारे तुम हो, साथ ही तुमने प्रिंसेस रूबीना को भी मार दिया। तुमने हमारे प्लैनेट फीड को धोखा दिया है और फिर तुम इस दुनिया में आकर अपना नाम बदलकर खुशी से रह रहे हो। जिसके बाद फिर से नायदा दाइसुके के ऊपर हमला करने को जाती है कि तभी कोची आकर दाइसुके को बचा लेता है। तभी सयाका आकर नायदा को उसका हथियार फेंकने को कहती है, लेकिन तेजी से आकर नायदा सयाका की गन को गिराकर उससे वो गन लेकर कोची को दाइसुके से दूर हटने को कहती है। मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगी, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद नायदा दाइसुके को सीने से लगा कहती है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे किए हुए गुनाह तुम्हारा पीछा करते रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दर्द से आजाद करने आई हूँ। तुम्हें मारने से तुम्हारे सारे पाप भी खत्म हो जाएंगे। नायदा के हाथों में यहाँ एक बॉम्ब होता है। दाइसुके कहता है, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ मौजूद मासूम लोग भी मारे जाएंगे। नायदा कहती है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ यही मरना चाहती हूँ। तुम बचपन से ही हमेशा से ही मेरी यादों का एक हिस्सा रहे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, इसलिए अब आखिर में मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम ही मेरे मिशन हो। जो देख सयाका कहती है, जैसा मैंने सोचा था, दाइसुके तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जॉइंट फ्लाइंग सॉसर दारी दारी धरती के एटमॉस्फेयर की ओर आ रहा है। गैंडल यहाँ कहता है, ग्रैंडाइजर कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जब तक उसका कमांडर उसे कमांड ना करे तब तक वो हिलेगा भी नहीं। ब्लैकी कहता है, ये सब आपकी ही ब्रेन वॉश करने की नायाब और अनोखी काबिलियत की वजह से हो पाया है। और दोस्तों, अगर इतना बड़ा फ्लाइंग सॉसर धरती पर गिरेगा तो पूरी धरती का स्वाहा हो जाएगा। गैंडल कहता है, वो बेवकूफ लड़की ड्यूक फ्लड के साथ साथ खुद भी मरने वाली है। ब्लैकी तो इस बात से खुश होता है कि ड्यूक फ्लड के साथ वो कमीना कसादो भी मर जाएगा। और यहाँ धरती पर हम देखते हैं ताइसुके नायदा से कहता है, तुमने सही कहा, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और जब तक मैं अपने पापों का प्रायश्चित न कर लूँ मैं मर नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ इतनी दयालुता भरी मौत नहीं मर सकता। मैं जिंदा रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। और इस वक्त मुझे गुस्से की आग में मारकर मुझे नहीं लगता कि साइरस को इस बात से खुशी होगी। क्यों ना हम यहाँ एक साथ जिंदा रहें नायदा, इसी प्लैनेट पर। लेकिन ताइसुके की ये कहते ही जैसे ही नायदा के इमोशंस में बदलाव आता है, नायदा के सिर पर जो हेडबैंड था वो चमकता है, जिससे नायदा का सिर दर्द करने लगता है, जिससे वो रोते हुए कहती है, ड्यूक फ्लड, तुमने मेरे भाई साहस को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगी। जिसके बाद नायदा के सिर का पेंडेंट बहुत ग्लो करने लगता है, जो देख दाइसुके को उसकी चिंता होती है। तभी हिकारू वहां आकर बताती है कि इस लड़की के इमोशंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है। जो बात सुन दाइसुके समझ जाता है कि ये काम वेगा एलियंस फोर्सेस का है। जिसके बाद दाइसुके नायदा को गले लगा लेता है और नायदा खुद पर से काबू खोते हुए दाइसुके को फिर से जख्मी कर देती है। लेकिन फिर भी दाइसुके उसे नहीं छोड़ता। चिंता मत करो नायदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सुन नायदा को उसका बचपन याद आता है कि किस तरह एक बार जब वो रो रही थी क्योंकि उसे एक चोट आ गई थी,
तब दाइसुके ने वहां आकर उसकी चोट को साफ किया और उसकी मरहम पट्टी भी की और इसके बाद उसे सीने से लगाकर कहा, रो मत नायदा, सब ठीक हो जाएगा। और यही याद करते हुए नायदा के सिर का पेंडेंट टूट जाता है। फिर उसे याद आता है कि किस तरह दाइसुके ने प्रिंसेस रुबीना से प्यार का इजहार किया था। उन दोनों को एक साथ देख नायदा मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी उसका भाई साइरस उसे पूछता है, क्या तुम्हें उन दोनों के साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है? तुम भी तो राजकुमार से प्यार करती हो। और हमें पता चलता है कि नायदा ने आज भी दाइसुके का रुमाल अपने हाथ में बांध रखा है। और बस ये सब याद आते ही गैंडल का कंट्रोल नायदा के ऊपर से छूट जाता है, जो देख दाइसुके खुश होता है कि नायदा ने खुद पर काबू पा लिया। लेकिन इसके बाद दाइसुके वहीं गिर जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है, जो देख नायदा तुरंत ही दाइसुके के जख्म पर रुमाल लगाती है। तभी बाकी सब भी दाइसुके के पास आते हैं। दाइसुके के खून से वो रुमाल पूरा लाल हो जाता है, उसका खून बहना बंद नहीं हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स के चारों ओर एक शील्ड आ जाती है, क्योंकि वो फ्लाइंग सॉ से दाढ़ीदारी बहुत तेजी से इनकी ओर आ रहा था। जिसके बाद कुछ लोग आते हैं दाइसुके का इलाज करने के लिए, लेकिन वो भी दाइसुके के बहती हुए खून को रोक नहीं पा रहे थे, जो देख नायदा घबरा रही थी। वो जायंट फ्लाइंग सॉसर भी धरती के अंदर एंटर कर चुका था। जिसके बाद नायदा अपना बॉम्ब उठाकर दाइसुके के पास जाकर उसे किस करती है और फिर उससे माफी मांगती है, जो देख ये दोनों हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद नायदा यहाँ से भाग जाती है। दाइसुके के इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाने लगता है। दूसरी ओर नायदा अपने फ्लाइंग सॉसर में बैठकर हेडक्वार्टर से बाहर निकल जाती है और इसके बाद वो दाइसुके यानी कि ड्यूक फ्लेट से अलविदा कहती है। तुमसे वापस मिलकर मेरी खूबसूरत यादें फिर से ताज़ा हो गईं, शुक्रिया ड्यूक फ्लेट। लेकिन जैसे ही दाइसुके को होश आता है, वो उसे कांटेक्ट करके कहता है, तुम कहाँ जा रही हो नायदा, और तुम क्या करने वाली हो? लेकिन तभी नायदा बताती है कि राजकुमार प्रिंसेस रुबीना जिंदा है, इसीलिए आपको भी जिंदा रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जायंट फ्लाइंग सॉसर नायदा के बिल्कुल सामने होता है। नायदा कहती है, राजकुमार आप प्रिंसेस रुबीना के साथ खुश रहिएगा और मैं आपकी जिंदगी के लिए अपनी जान देने जा रही हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि नायदा का फ्लाइंग सॉसर उस जायंट फ्लाइंग सॉसर से जाकर टकराता है, जिससे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होता है और नायदा मारी जाती है। और ये सब होते हुए दाइसुके अपनी आंखों से देख रहा था। वो अपने दोस्त को बचा ना सका, इस वजह से वो नायदा का नाम लेकर जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन नायदा उसे छोड़कर जा चुकी है। उसने अपने प्यार दाइसुके के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया। जिसके बाद हमें प्लैनेट फ्लैट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वेगा फोर्सेस प्लैनेट फ्लैट के एक बोर्डिंग स्कूल के चारों ओर फैले हुए हैं और इसके बाद वहां एक बड़ी स्पेसशिप आती है। और इसके बाद वेगा के वो सैनिक इन औरतों के पास आकर पूछते हैं, हम जानते हैं कि ड्यूक फ्लेट की बहन यहाँ छुपी हुई है, जल्दी उसे बाहर निकालो वरना यहाँ सब मारे जाएंगे। वो कहती हैं, हम फ्लीट फैमिली के किसी भी सदस्य को पनाह नहीं दिए हुए हैं। लेकिन वो इनकी बात नहीं मानते और इस स्कूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ एक लड़की मौजूद होती है, जिसके पास आते हुए ये लोग कहते हैं, क्या तुम ही हो प्लैनेट फ्लीट की राजकुमारी मारिया ग्रेस फ्लेट? तुम्हारे भाई ड्यूक फ्लेट ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है, साथ ही इस प्लैनेट को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और जब तक वो नहीं पकड़ा जाता हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन असल में वहां पर वो लड़की नहीं होती, बस उसका एक इल्यूजन था। वो लड़की उनसे काफी दूर थी और हमें पता चलता है कि मारिया फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है और इसके बाद वो उन सभी को जीप दिखाकर वहां से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि बेगा का एक सैनिक एक स्पेसशिप में बैठा हुआ है। वो उसमें लात मार के उसे गिरा देती है और स्पेसशिप में बैठकर कहती है, मेरा भाई गुनहगार नहीं हो सकता। और इसके बाद वो उस स्पेसशिप को लेकर उड़ जाती है, लेकिन वेगा की फोर्सेस उसका पीछा करती है। सो वो एक हमला करके वेगा की फोर्सेस को तबाह कर देती है। लेकिन तभी एक ट्रांसमीटर जैसी चीज आकर इस स्पेसशिप के पैर से चिपक जाती है। जिसके बाद मारिया कहती है, अगर मेरे भाई ने सच में मेरे माता पिता को मारा होता तब ऐसा करते हुए मैंने उसे देखा होता। और ये कहकर मारिया अंतरिक्ष में निकल आती है। जिसके बाद प्लैनेट अर्थ पर हम दाइसुके को देखते हैं, जो झील किनारे अकेला बैठकर नायदा को याद करते हुए गिटार बजा रहा था। तभी कोजी उसके पास आकर कहता है, क्या तुम घूमने चलना चाहोगे? दाइसुके कहता है, मेरा मूड नहीं है। ये बात सुन कोजी वापस इन सभी के पास आ जाता है और कहता है, उसने मेरी तो बात नहीं मानी, तुम जाकर कोशिश क्यों नहीं करती हिकारू? सायाका कहती है, उसे कैंडी खिलाते हैं, कैंडी खाकर उसका माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन ये आइडिया बहुत ही बचकाना होता है, इसलिए डॉक्टर केंसो कहते हैं उसे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी कोजी को एक सिग्नल मिलता है और वो इस बारे में दाइसुके को बताता है। अगले सीन में हम दाइसुके को भागते हुए कहीं जाते हुए देखते हैं। वो एक सीक्रेट दरवाजे में छलांग मारता है और एक खुफिया रास्ते से नीचे होता हुआ गिरने लगता है। बीच हवा में ही उसका आउटफिट चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो ग्रैंडाइजर में जाकर बैठ जाता है और फिर वो ग्रैंडाइजर को लेकर हेडक्वार्टर्स के बाहर निकलता है, जहां उसे इस झरने से होकर जाना पड़ता है क्योंकि हेडक्वार्टर्स इसी झरने के पीछे है। कोजी को जो सिग्नल मिला उसमें बताया गया है कि पृथ्वी की ओर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये एक स्पेसशिप होती है। लेकिन तभी उस स्पेसशिप में से आवाज आती है, भैया क्या आप ही ग्रैंडाइजर को चला रहे हैं? दाइसुके देखता है कि स्पेसशिप में उसकी बहन मारिया बैठी हुई है। जिसके बाद हम ग्रैंडाइजर और उस स्पेसशिप को आइलैंड पर उतरा हुआ देखते हैं। दाइसुके पूछता है कि मारिया तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन मारिया पूछती है, भैया सब लोग कह रहे हैं कि आपने मम्मी पापा को मारा है और प्लैनेट फ्लैट को बर्बाद करके आप भाग गए। उसकी ये बात सुन इससे पहले कि दाइसुके कुछ कहता, कोजी कहता है, ये सच नहीं है।
तुम उसकी छोटी बहन होकर दुश्मन की बातों पर यकीन कैसे कर सकती हो। जिसके बाद दाइसुके मारिया को बताता है कि ये कोची है मेरा दोस्त। मारिया कहती है आप डोमा को कब से दोस्त बनाने लगे, और अगर हमारी लैंग्वेज में डोमा का अर्थ निकाला जाए तब वो जंगली होता है। मारिया कहती है मैंने सही तो कहा, ये ना समझ कुचल लड़कियों के साथ सही से बात ना करने वाला लड़का जंगली ही तो हुआ। और इसी तरह वो कोजी की बहुत सारी बुराई करती है, जिससे सयाका तो हंसती है, लेकिन कोजी गुस्से में आकर कहता है मुंह चलाना बंद करो बेवकूफ लड़की। लेकिन हिकारू कहती है ओह तो ये उसकी छोटी बहन है। जिसके बाद हम हेडक्वार्टर्स के अंदर ही उस स्पेसशिप को भी देखते हैं जिससे मारिया आई है, और इसके बाद मारिया इन सभी के सामने होती है। लेकिन यहाँ कोजी के सामने वो कहती है मैंने प्लैनेट अर्थ के बारे में कभी नहीं सुना, वो तो एलियंस का हिस्सा भी नहीं है। दाइसुके कहता है माफ करना, ये बस एक छोटी बच्ची है। मारिया की उम्र 14 साल है, और दाइसुके मारिया को समझाता है कि उसे किसी से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मारिया कहती है इस दुनिया के लोगों के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। कोजी कहता है हमारे पास बहुत काबिलियत है। अब इन दोनों की इस बहस की वजह से अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक मुकाबला होने वाला है घुड़सवारी का। जिसके बाद दाइसुके काउंटिंग करता है और उसके इशारा करते ही इन दोनों की रेस शुरू होती है। पहले कोजी आगे होता है। क्या हुआ बच्ची, तुम आगे नहीं आ पा रही, जो सुन मारिया अगले ही पल में कोजी के बगल में आ जाती है। लेकिन तभी अचानक इनके सामने बकरियों का झुंड गुजरने लगता है, जिस वजह से कोजी को रुकना पड़ता है। लेकिन मारिया नहीं रुकती, वो एक काफी ऊंची छलांग मारकर दूसरी ओर आ जाती है, और इसी तरह मारिया पहले राउंड को जीत जाती है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि हिकारू छुपकर उस पर नजर रख रही है। जिसके बाद अगला गेम आता है जिसमें इन्हें ये वाला गेम खेलना पड़ता है। कोजी कहता है क्या तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन मारिया इसको उल्टा पकड़ती है, यानी वो इसे बॉल से पकड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे बहुत आसानी से घुमाते हुए हत्ते को बॉल के अंदर डाल देती है। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। दूसरा राउंड भी है, जीत गई बेचारा कोजी। जिसके बाद ये दोनों रॉक पेपर सीजर्स खेलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस गेम में इन्हें पहले कौन मारेगा, और इसमें भी हर बार मारिया ही जीत रही थी। वो लगातार 10 बार जीती और कोजी एक बार भी नहीं। जिसके बाद ये लोग चेस की ही तरह एक गेम खेलते हैं, और इस गेम में भी कोजी हार जाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वो हिकारू से पूछती है क्या बात है, मैंने नोटिस किया कि तुम काफी वक्त से मुझे घूरे जा रही हो, क्या तुम भी मुझसे मुकाबला करना चाहती हो। जो बात सुन सयाका आकर कहती है ठीक है, हम तुमसे कोजी का बदला लेंगे। बेचारा कोजी लड़कियों को आना पड़ रहा है उसकी मदद के लिए। जिसके बाद शायद राउंड आता है खाना बनाने का। हम देखते हैं गहकारू बहुत ही बारीकी से मछली को काटने लगती है, लेकिन यहाँ पर मारिया भी बहुत माहिर तरीके से खाने को बना रही थी, और ये देख दाइसुके भी खुश होता है कि उसकी बहन कितनी होशियार है। लेकिन वहीं सयाका न जाने क्या करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन तीनों लड़कियों के द्वारा बनाया गया खाना टेबल पर रखा है। हमें पता चलता है कि सयाका ने टोकोयाकी बनाए हैं, एक जापानीज ट्रेडिशनल डिश, और जब मारिया इसे खाकर देखती है तब उसे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद सयाका उन पर क्रीम डालती है, और जब मारिया इसे खाती है तब इस क्रीम वाले टोकोयाकी का स्वाद तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। सयाका ने इस पर जो डाला है वो मेयोनीज है। मारिया कहती है इस दुनिया का खाना तो बहुत अच्छा है, अब ऐसे ही सबका खाना हो जाता है। और हिकारू यहाँ अपनी मछली खाते हुए कहती हैं मारिया का खाना ज्यादा बेहतर था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर गेंजो और यूमी वेगा की उस स्पेसशिप को देखकर कहते हैं ये हमारी दुनिया के हथियारों से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, जिसका हम कंपैरिजन तक नहीं कर सके, और इन दोनों के पास ये बहुत ही अच्छा मौका है इस टेक्नोलॉजी को स्टडी करने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेसशिप के बगल से अजीब सी स्लाइम जैसी चीज निकलकर वहां एक इंसान का रूप ले लेती है, और इसके बाद ये चीज उस चेम्बर में आकर जहां कैदियों को रखा जाता है फिर से स्लाइम बन जाती है, और इसी तरह एक चेम्बर के अंदर घुस जाती है। ये रूम था कसादू का। उसे देख कसादू कहता है क्या फिर से कोई टेस्ट करने आए हो। लेकिन इसके बाद वो शख्स अपने असली रूम में आ जाता है। कसादो कहता है तुम तो वेदा के कमांडर्स में से एक हो, मुझे छुड़ाने के लिए आए हो। वो कहता है मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा, तुम कुछ घंटों बाद यहां से बाहर निकलना। जिसके बाद हम उसी वेगा के कमांडर को इंसानी रूप लिए हुए छुपकर दाइसुके और मारिया को देखते हुए देखते हैं। जिसके बाद ये वेगा कमांडर स्लाइम का रूप लेकर इनकी कार के नीचे छुप जाता है। तभी वहां सयाका और कोजी आते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ आकर मारिया कहती है कि यहाँ पर इतनी बढ़िया जगह है, ये चारों यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। मारिया यहाँ कहती है आखिरकार मैं उससे आजाद हो गई। दाइसुके कहता है बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना कोई कैद थोड़ी है, वो भी बस 6 महीनों के लिए। सयाका कहती है पहले कुछ खाने के लिए चलते हैं, शॉपिंग बाद में करेंगे। लेकिन कोजी का मारिया के साथ शॉपिंग जाने का कोई इरादा नहीं है, वो तो दाइसुके के साथ अपनी नई मोटर बाइक देखने के लिए जाना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेगा का वो कमांडर किसी और शख्स का रूप ले लेता है, और इसके बाद वो वेगा हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करता है हेलो कमांडर कैंडल, मैं स्मॉल यूनिट फोर्स का कमांडर शूरा हूँ, और इस वक्त मैं ड्यू फ्लीट पर नजर रखे हुए हूँ। जोसन ब्लैकी कहता है मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सैनिक भेजता हूँ। लेकिन वो कहता आपके कमजोर सिपाही ड्यू फ्लड को चौकन्ना कर देंगे। जोसन ब्लैकी को गुस्सा आता है,
लेकिन कमांडर गैंडल कहता है तुमने हमें कांटेक्ट किया है, जिसका मतलब तुम्हें हमारी ज़रूरत है। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लोकेशन पर एक मॉन्स्टर सोसर को भेजें और जब ड्यूक फ्लीट का ध्यान उस पर जाएगा मैं मौका देकर उसे खत्म कर दूंगा। गैंडल कहता है ठीक है, मैं अभी सोसर 00 को भेजता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये चारों बड़े ही आराम से घूम रहे हैं। यहाँ दाइसुके कहता है मारिया, इस दुनिया की हर एक चीज़ कितनी खूबसूरत है ना? वो कहती है हाँ। मारिया इस बात से खुश होती है कि उसके भाई के बारे में दुश्मन ने जो अफवाहें फैलाई थी वो सच नहीं है, क्योंकि उसका भाई तो इतना अच्छा है। लेकिन तभी अचानक इन्हें किसी धमाके की आवाज़ आती है। यहाँ पर कमांडर कैंडल का सोसर 00 आकर तबाही मचाने लगता है। जो देख दाइसुके कहता है कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ? सयाका कहती ऐसा नहीं हो सकता, हमने हर एक चीज़ को बहुत ही सीक्रेट रखा था। लेकिन तभी वहां कमांडर शूडा एक पुलिस ऑफिसर का भेस लिए हुए एक गन से दाइसुके पर हमला करने ही वाला था कि तभी वो फ्लाइंग सॉसर 00 उसी की ओर हमला कर देता है, जिस वजह से बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसके ऊपर आकर गिरता है और शायद वो वही मारा गया। दूसरी ओर मरिया बिना कुछ सोचे समझे दुश्मन का सामना करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक रोड पर एक तेज बकर उससे टकराने ही वाला था। लेकिन ये देखते ही कोजी तेजी से आकर मारिया को बचा लेता है, जिसके बाद वो बाइकर कहता है ये लड़की देखकर चला करना। कोजी कहता है माफ करना, लेकिन हमें तुम्हारे बाइक की जरूरत है। लो मैं तुम्हें ये चेक देता हूँ, इससे तुम ऐसी 2 बाइक खरीद पाओगे। वो लड़का देखकर हैरान हो जाता है कि अरे ये तो काबूतो ऑफिशियल चेक है। जिसके बाद कोजी दाइसुके से कहता है इस बाइक से जल्द ही रिसर्च सेंटर पहुंचकर ग्रैंडाइजर को लाओ। दूसरी ओर ये शूरा अभी भी जिंदा था। इसके बाद हम देखते हैं कि दाइसुके उस बाइक को लेकर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर ये फ्लाइंग सॉसर 00 अपने हाथ पैर भी निकाल लेता है और एक पुल को तोड़ते हुए एक नदी में जाता है। यहाँ तेजी से जाते हुए दाइसुके कहता है मैं तुम लोगों की मदद के लिए जल्द से जल्द आऊंगा। दूसरी ओर ये 00 बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था और इसी की दूसरी ओर ये लोग भाग रहे थे। लेकिन तभी मारिया भागते भागते रुक जाती है। वो नीचे आकर देखती है कि एक बच्चा रो रहा है और उसकी माँ भाग नहीं पा रही क्योंकि उनके पैर में चोट आ गई है। तभी कोजी और सयाका भी वहां आ जाते हैं। ये औरत कहती प्लीज मेरे बच्चे को किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। दूसरी ओर ये शूरा इनके पीछे ही था। लगता है कि अब मुझे इस राजकुमारी को मारकर इसी का भेस लेना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो तबाही मचा रहा था उसकी वजह से लोग डरकर इधर उधर भाग रहे थे। वहीं कोजी उस औरत को उठाकर एक सुरक्षित जगह छोड़ देता है और यहाँ मारिया उस औरत के बच्चे को लिए हुए है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोग थे जो डरे हुए थे और कुछ लोग घायल भी थे। लेकिन तभी वो औरत मारिया को शुक्रिया कहती है उसके और उसके बच्चे की जान बचाने के लिए। दूसरी ओर 5 मिनट के अंदर दाइसुके हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाएगा, इसीलिए ये लोग सारी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैदियों के चेंबर से कसादू निकलकर उस सामने वाले गार्ड को बेहोश कर देता है और इसके बाद उसके कपड़े पहन लेता है। लेकिन उसके पीछे हिकारू आ जाती है। उससे पूछते क्या तुम ग्रैंडाइजर को चला सकते हो? वो कहता है हाँ, लेकिन इससे तुम्हें क्या मतलब? हिकारू पूछती है तुम अच्छे शख्स हो या बुरे, मुझे जवाब दो। कसादो कहता है अच्छाई मेरी साथ ही शुरुआत से ही नहीं रही। दूसरी ओर 00 उसके सामने आने वाली हर एक चीज को तबाह किए जा रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सयाका और कोजी लोगों को सुरक्षित जगह की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन तभी शूरा पीछे से मारिया पर हमला कर देता है, लेकिन उस हमले को कोजी अपने ऊपर आकर ले लेता है, जिस वजह से उसका एक कंधा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद मारिया शूरा के हमलों से बचती हुई एक छाते को लेकर उसकी ओर कूदकर उसे मारती है, जिस वजह से वो दूर फेंक जाता है। उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन इसके बाद शूरा अपनी तलवार निकालकर मारिया पर हमला करने जाता है। हम देखते कि इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन मारिया शूरा पर भारी पड़ रही थी। सुशूरा अपने 4 हाथ निकालकर उनमें तलवारें ले लेता है और इसके बाद वो इन चारों हाथों से एक साथ हमला करते हुए मारिया की ओर जाता है। कोजी कहता संभल कर मारिया, लेकिन हम देखते हैं कि मारिया उसके हमलों से बच रही थी और इसके बाद वो उसे वहीं गिरा देती है। और जैसे ही उसे लगता है कि वो जीत गई है, तभी अचानक शूरा अपने असली रूप में आता है। वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे देख मारिया भी घबरा जाती है क्योंकि बहुत ही ज्यादा बदसूरत लग रहा है। मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं कमांडर शूरा हूँ। लेकिन अगले पल में सोसर 00 उस पर अपना पैर रख लेता है और वो वही मारा जाता है। वेगा हेडक्वार्टर से ब्लैकी 00 को कंट्रोल कर रहा था। अब उसे प्रिंसेस मारिया दिख चुकी है और अब वो उसे मारने वाला है। लेकिन तभी कोजी उससे कहता अगर तुम्हें सच में हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ, लड़की पर क्या जोर आजमाते हो? मेरे ग्रैंडपा ने मुझे सिखाया था कि किसी भी लड़की को जरूरत के वक्त छोड़कर मत भागना। लेकिन तभी वहां आ जाता है ग्रैंडाइजर और वो 00 के पैर पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाता है, जो देख के दोनों काफी खुश होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर 00 का पैर पकड़ के उसे घुमाने लगता है और वो उसे बहुत तेज घुमाता है, बिल्कुल किसी चकली की तरह, और फिर उसे दूर फेंककर उस पर स्पिन सॉसर अटैक करता है और इस हमले से 00 के दोनों पैर कट जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंडाइजर स्पेस थंडर से 00 को तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है, जो देखी दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसके बाद मारिया कोजी से माफी मांगती है। उसने जो कुछ भी उसके बारे में कहा, जंगली, अब मुझे यकीन हो गया है हम में और इंसानों में कोई अंतर नहीं है। जरूरत के वक्त हम दोनों ही अपने परिवारों की मदद करते हैं। कोजी कहता है तुमने सही कहा,
जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मारियो और कोजी के बीच एक और मुकाबला हो रहा है, ये लट्टू घुमाने का। और इसमें भी कोजी हार जाता है, बेचारे का लट्टू कहीं दूर फेंक जाता है। कहाँ चले गए तुम आयरन जीड। और अब मारिया कोजी से मुकाबला नहीं करना चाहती, लेकिन कोजी तब तक हार नहीं मानने वाला जब तक वो मारिया को हरा ना दे। लेकिन कोजी कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मारिया कहती चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन मैं भी इस दुनिया को बचाने के लिए अपने भाई के साथ लड़ूंगी। जो देख दाइसुके कहता है भैया मेरी बहन तो कभी नहीं बदलने वाली। लेकिन इसके बाद अंतरिक्ष में हमें एक स्पेसशिप देखने को मिलती है, जिसमें हम एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम टेरोडा है और ये भी एक स्टारकर नाइट है, बिल्कुल कसादो ताइसुके की तरह। तभी इसके पास एक लड़की आती है और ये रूबीना होती है। मगर टिरोना कहती है नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी, तुम्हारा वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। मगर रूबीना कहती है नहीं, मैं वहां जाकर ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ड्यूक फ्लड ने नाहिदा को क्यों मारा, और साथ ही वेगा एम्पायर के एक ऑफिसर होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है। रूबीना का ये दृढ़ निश्चय देखकर टिरोना कहती है ठीक है, हम दोनों एक साथ जाएंगे। दूसरी ओर अर्थ पर हम मारिया को देखते हैं जो कोची के करीब ट्रेनिंग करा रही थी, मगर थोड़ी ही देर में वो बेचारा वहीं लेट जाता है क्योंकि उसकी सांसें फूलने लगी थी। मगर मारिया कहती है तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, इस दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें खुद को बेहतर बनाना ही होगा। और मारिया की ये बात सुन कोजी फिर से ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लैबोरेटरी में देखते हैं कि ये जो ग्रैंडाइजर की एनर्जी पावर पर रिसर्च कर रहे थे, और ग्रैंडाइजर के अंदर इतनी एनर्जी है जितनी कि एक स्टार में होती है। और ग्रैंडाइजर का जो दिल है यानी कि ये क्रिस्टलाइज्ड ग्रेविटॉन, ये एक 4th डायमेंशन क्यूब है। और अगर हम इसकी बनावट को सही से समझ सके तो ये फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। और ग्रैंडाइजर के पावर सिस्टम को समझकर ये वेगा एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए वेपन्स भी बना सकते हैं। अगले सीन में मारिया पूछती है आपने उन लोगों को ग्रैंडाइजर के बारे में सब कुछ बता दिया। दाइसुके कहता है इस दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं और मैं उनकी हिफाजत करना चाहता हूँ। मारिया बताती है कि उस विजन में देखा है कि वेगा फोर्सेस इस दुनिया में लगातार हमले करने आते रहेंगे। दाइसुके कहता है मैं इस दुनिया को बचाने के लिए बार बार लड़ता रहूंगा। ये सुन मारिया कहती है सच में आप जरा भी नहीं बदले, पहले की तरह बहुत बहादुर। अगले सीन में हम स्पेस में देखते हैं वेगा एम्पायर की सुप्रीम कमांडर टेरोना को। उसे देख गैंडल कहता है वेगा एम्पायर की एल्डेस्ट प्रिंसेस और स्टारकर नाइट की एक मेंबर द सिल्वर नाइट टेरोना। लेकिन ब्लैकी टेरोना को जरा भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक स्टारकर नाइट है। तभी गैंडल टेरोना से कहता है अब आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, आप एक लंबे सफर से आई हैं। मगर टेरोना कहती है कि वो यहाँ आराम करने नहीं आई है। दोस्तों गैंडल ने पृथ्वी पर हमला करने का प्लान बना लिया है और सारी तैयारियां भी हो गई थी। मगर तभी रूबीना यहाँ आकर कहती है कि आप पृथ्वी के मासूम लोगों की जान नहीं लेंगी। मगर रूबीना को वहां जिंदा देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गैंडल पूछता है प्रिंसेस रूबीना आखिर आप हमें पृथ्वी पर हमला करने से क्यों रोक रही हैं? वो कहती है हमारा उद्देश्य ग्रैंडाइजर को पकड़ना है, ना कि मासूम लोगों की जान लेना। और अब गैंडल को यहाँ उसकी बात माननी पड़ती है। और फिर टेरोना कहती है हम ग्रैंडाइजर को जरूर हासिल करेंगे और साथ ही ड्यूक फ्लड को भी खत्म करेंगे। दूसरी ओर रात के वक्त सोते हुए अचानक ही मारिया की आंख खुलती है। वो तुरंत दाइसुके के पास जाती है, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती अचानक ही इमरजेंसी सायरन बजने लगता है। दोस्तों इनकी ओर वेगा एम्पायर का एक सॉसर आ रहा है, मगर तभी दाइसुके इन्हें आकर बताता है कि ये कोई सॉसर नहीं है बल्कि ये टेरोना की पर्सनल स्पेसशिप है। यहाँ दाइसुके टेरोना का सामना करने के लिए ग्रैंडाइजर के पास चला जाता है और फिर हमें क्रॉम्सो नॉर्वे का सीन दिखाया जाता है और यहीं पे टेरोना की स्पेसशिप आई है। जिसके बाद हम टेरोना को देखते हैं और टेरोना ने फैसला किया है कि इस वक्त वो अकेली जाएगी ड्यूक फ्लड का सामना करने। और इसके बाद टेरोना अपने एक्वाटाइजर में बैठकर नीचे जमीन पर एंट्री लेती है, जिससे एक भूचाल सा आ जाता है। टेरोना यहाँ सभी लोगों से 10 मिनट के अंदर ये शहर खाली करने को कहती है। ये जगह जल्द ही एक युद्ध भूमि बनने वाली है। लोग अब भागना शुरू कर देते हैं, मगर स्पेस में ब्लैकी कहता है कि टेरोना को वहां तबाही मचानी चाहिए, तभी ग्रैंडाइजर उनके सामने जल्दी आएगा। लेकिन तभी पृथ्वी पर हम देखते हैं कि ताइसुके ग्रैंडाइजर के साथ आ चुका था और इसके बाद वो रूबीना यानी कि एक्वाटाइजर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। टेरोना कहती है ड्यूक फ्लड तुम एक गद्दार हो, तुमने महाराज और महारानी की हत्या की है और अनगिनत मासूम लोगों की भी जानें ली हैं, जिनमें तुम्हारी फियांसे रूबीना और उसकी मेट नाइदा भी शामिल थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ ड्यूक फ्लड। और यही कहकर टेरोना ग्रैंडाइजर के ऊपर हमला कर देती है। दूसरी ओर मारिया सभी को बताती है टेरोना के बारे में। टेरोना भी एक स्टारकर नाइट है और दाइसुके की सबसे बड़ी राइवल भी। दूसरी ओर ग्रैंडाइजर और एक्वाटाइजर के बीच फाइट शुरू हो चुकी थी। टेरोना यहाँ पर लगातार ग्रैंडाइजर के ऊपर हमले किए जा रही थी,
जिससे ग्रैंडाइजर यहाँ गिर पड़ता है। मगर इससे पहले कि वो उसे खत्म करती, दाइसुके एंटी ग्रेविटी स्टॉर्म का यूज करता है। मगर टेरोना इस बार को सह जाती है और इसके बाद वो ग्रैंडाइजर में एक लात मार के उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, एक जवाब मांगते हुए। आखिर तुमने इतने गुनाह क्यों किए, ड्यूक फ्लिट? दाइसुके उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सारे गुनाह उसने नहीं बल्कि कसादो ने किए हैं और उसी की वजह से मैंने ग्रैंडाइजर पर से काबू खो दिया था। मगर टेरोना उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है और फिर जब वो उसे खत्म करने वाली थी तब दाइसुके खुद को बचाने के लिए स्पेस थंडर का यूज करता है। मगर इस हमले का भी टेरोना पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद वो दाइसुके के ऊपर हमला कर देती है, जिससे उसे तकलीफ होने लगती है। ये देख मारिया और बाकी सब घबरा जाते हैं। इसके बाद टेरोना ग्रैंडाइजर पर फिर से हमला कर देती है, ये पूछते हुए कि तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो। वो कहता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इस बात से गुस्सा होकर टेरोना कहती है तुम हमेशा से मुझे कमजोर समझते आए हो और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी ज्यादा ताकतवर हूँ। और अब वो ग्रैंडाइजर पर लगातार हमले करने लगती है, ये कहते हुए कि मुझे तुम पर यकीन था, इसीलिए मैंने तुम्हें रूबीना का हाथ थामने दिया। टेरोना के हमलों की वजह से ग्रैंडाइजर को काफी डैमेज पहुंचता है। टेरोना कहती है तुम एक राजा बनकर अच्छी जिंदगी जी सकते थे, पर तुमने वो सब क्यों किया? वहीं रूबीना ये सब देख रही थी। एरोना कहती है तुमने जो गुनाह किए हैं तुम्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी, ड्यूक फ्लेड। ग्रैंडाइजर यहाँ टेरोना के हमले को रोकने की कोशिश करता है और तभी हमें दाइसुके की दुनिया का पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ किस तरह टेरोना और दाइसुके एक दूसरे से मुकाबला करते थे और इसी तरह एक साथ ये दोनों बड़े भी हुए। प्रेजेंट में दाइसुके चिल्लाकर कहता है प्लीज मेरा यकीन करो टेरोना। टेरोना को वो वक्त याद आने लगता है जो उसने ड्यूक के साथ गुजारा, मगर अगले ही पल में टेरोना में एक हमला आकर लगता है जो कि किसी सॉसर से हुआ था। एक्वाटाइजर का अब एक हाथ कट चुका है, मगर अपने दूसरे हाथ से वो तलवार उठाकर कहती है ओ तो तुमने ये सब मुझे जाल में फंसाने के लिए किया था, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग सकते, यूफ्रिड। दाइसुके उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, मगर तभी एरोना की स्पेसशिप से उसके सामने आती है रूबीना और रूबीना को जिंदा देख दाइसुके के होश उड़ जाते हैं। टेरोना रूबीना को वापस जाने को कहती है, मगर रूबीना कहती है कि इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं है और यहाँ टेरोना को ना चाहते हुए भी रूबीना की बात माननी पड़ती है। वो एक्वाटाइजर के साथ यहाँ से चली जाती है और दाइसुके बस रूबीना के बारे में ही सोचता रहता है। अगले सीन में हम मारिया को देखते हैं जो कि एक एक्वेरियम में होती है और वो इस टाइम को बहुत ही एंजॉय कर रही थी, मगर यहाँ पर दाइसुके रूबीना के ख्यालों में गुम था। मगर तभी मारिया उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से ले जाती है पूरा एक्वेरियम घुमाने, मगर हमें यहाँ एक शख्स देखने को भी मिलता है। अगले सीन में हम इन सभी को मस्त रिलैक्स करते हुए देखते हैं, पर क्योंकि यहाँ दाइसुके थोड़ा उदास नजर आ रहा था, जो देख मारिया कहती है आप अभी भी रूबीना से प्यार करते हैं है ना। जिसके बाद हमें दाइसुके का पास दिखाया जाता है, जहाँ किस तरह उसकी पहली मुलाकात हुई थी रूबीना से, जहाँ रूबीना कुछ लड़कों को सुंदर फूल कुचलने से रोक रही थी और यहाँ पर दाइसुके रूबीना की ये हिम्मत देख पहली ही नजर में उससे बहुत इम्प्रेस हो गया था। मगर रूबीना से इतना प्यार करने के बावजूद भी मैंने उसे नुकसान पहुंचाया और वो मुझसे नफरत करती है। मगर तभी हम देखते हैं कि दाइसुके को किसी का कॉल आता है जो कि कोजी के पिता ने किया था। कोजी के पिता इस वक्त ओकामी आइलैंड पर रिसर्च कर रहे हैं, इस जगह पर जहां ये स्टैचूज और स्क्रिप्चर्स हैं और ये करीब 6000 साल पुराने हैं। दोस्तों यहाँ मारिया इन स्क्रिप्चर्स को बड़े ध्यान से देख रही थी, मगर तभी उसकी नजरें मिलती हैं हिकारू से और इसके बाद वो कोजी के पिता से पूछती है कि क्या मैं भी वहां आ सकती हूँ, मैं आपकी रिसर्च में आपकी मदद कर सकती हूँ। और इसके बाद वो इसकी इजाजत दाइसुके से मांगती है। दाइसुके उसे मना कर ही नहीं पाता और फिर मारिया कोची से कहती है कि वो उसे ओकामी आइलैंड लेकर जाए, पर कोची कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाने वाला, चल हट। पर वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था और ये वेगा फोर्सेस का वही डॉक्टर है जो यहाँ कुछ रिसर्च कर रहा है। दूसरी ओर ओकामी आइलैंड पर जब कसादो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ हिकारू आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम एक बुरे शख्स हो। वो उस पर एक चाकू फेंकता है, पर हिकारू यहाँ अपनी एबिलिटी का यूज करके कसादो को रोक लेती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या तुम ग्रैंडाइजर को हासिल करना चाहते हो। वो कहता है ये भी कोई पूछने की बात है। हिकारू कहती है जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा अगर तुम अच्छाई के रास्ते पर चली तो। पर कसादो कहता है अब तक ना जाने मैं कितने लोगों की जान ले चुका हूँ, मैं एक अच्छा शख्स कभी नहीं बन सकता। वैसे तुम कौन हो? हिकारू बताती है कि वो ग्रैंडाइजर की एक पुजारन है। दूसरी ओर हमें वेगा स्टार का सीन दिखाया जाता है। यहाँ टेरोना लुबीना से कहती है कि तुम्हें उस तरह ड्यू के सामने नहीं आना चाहिए था। रूबीना कहती है उस टाइम पर मैं सिर्फ आपकी सेफ्टी के बारे में सोच रही थी। टेरोना कहती है पर तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो ड्यूक फ्लिट कितना खतरनाक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जगह पर यह डॉक्टर जो पृथ्वी पर गया था और उसकी असिस्टेंट आ जाती है। इसका नाम ज्यूरील है
और ये यूनाइटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चीफ साइंटिस्ट है। तभी गैंडल वहां आकर कहता है, तुम ज्यूरील हो ना, मैंने तुम्हारे दिमाग की बहुत तारीफें सुनी है। ज्यूरील बताता है कि उसने इनकी हर एक चीज की अच्छे से एनालिसिस की है। आप सभी हर एक काम गलत तरीके से कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको कम नुकसान पर ज्यादा फायदा होना चाहिए? मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार मेरी रिसर्च को देखें, एक ऐसा परफेक्ट प्लान जिसके जरिए हम आसानी से ग्रैंडाइजर को अपने कब्जे में कर सकते हैं। दूसरी ओर हम मारिया को उस गुफा में आ चुकी है। यहाँ कोजी के पिता मारिया को इस आइलैंड के एक लेजेंड के बारे में बताते हैं और इसके बाद उसकी मुलाकात होती है हिकारू से। इसके बाद हिकारू इन दोनों को अपने घर के स्टोरेज हाउस में लेकर आती है और फिर यहाँ आकर ये कुछ कागजात ढूंढने लगते हैं। दोस्तों, जब मारिया की आखिरी मुलाकात हिकारू से हुई थी तब उसने मारिया से कहा था कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, मुझसे मिलने के लिए ओकामी आइलैंड जरूर आना। मारिया यही जानना चाहती है कि आखिर हिकारू ने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया था। हिकारू पूछती है, तुम अच्छाई के साथ हो या बुराई के? वो कहती है, डेफिनेटली अच्छाई के साथ। दूसरी ओर हम एक फ्लाइंग सॉसर को धरती की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इसके खबर मिलते ही दाइसुके उसके साथ लड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी ओर मारिया की नज़र कुछ डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। दूसरी ओर दाइसुके ग्रैंडाइजर के साथ आ जाता है, लेकिन जिसे वो एक फ्लाइंग सॉसर समझ रहा था वो तो डॉक्टर ज्यूरल का एक एक्सपेरिमेंटल बीस्ट है, किंग बानी बानी। हाँ, यही नाम है। और ये सीधा दाइसुके के सामने आ जाता है, जिस वजह से दाइसुके का बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये पानी में गिरते हैं हम देखते हैं कि दाइसुके ग्रैंडाइजर के साथ अपने सॉसर से बाहर निकल आता है और इसके बाद वो बानी बानी के साथ लड़ने लगता है। दाइसुके उस पर क्रशर पंच से अटैक करता है, पर वो उन्हें आसानी से दूर फेंक देता है और अपनी पूंछ से हमला करके वो ग्रैंडाइजर को एक चट्टान में दे मारता है। ये देख ज्यूरल हंसते हुए कहता है, मैंने इस बीस्ट को बनाया ही इस तरह है कि ग्रैंडाइजर के हमलों का इस पर कोई असर ना हो। और इसके बाद ये किंग बानी बानी फिर से ग्रैंडाइजर पर हमला कर देता है। ग्रैंडाइजर जैसे तैसे खुद को इसे छुड़ाकर इसमें एक जोरदार मुक्का दे मारता है, मगर इसके बाद भी उस किंग बानी बानी को एक खरोश तक नहीं आती। इसके बाद दाइसुके पानी से निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि पानी में लड़ने से उसे डिसएडवांटेज है, पर बानी बानी उसे पकड़ के और पानी की गहराई में खींच लेता है और फिर वो दाइसुके के ऊपर अजीब साउंड वेव अटैक करने लगता है। दूसरी ओर ओकामी आइलैंड पर नाकाशिन में हम मारिया को देखते हैं और यहाँ मारिया एक अजीब से गेट के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर हिकारू कसादो को जबरदस्ती उसके सॉसर में बैठा देती है, क्योंकि हिकारू का मानना है कि दूसरी दुनिया से आए कुछ लोग ग्रैंडाइजर के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाने के लिए एक साथ लड़ेंगे। दूसरी ओर सब कुछ जानने के बाद मारिया हिकारू के पास आकर कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ अपने भाई की मदद करने के लिए जाऊंगी। दूसरी ओर किंग बानी बानी के हमले के बाद ग्रैंडाइजर बहुत जख्मी हो चुका है। इसके बाद बानी बानी अपनी पूंछ से ग्रैंडाइजर को पकड़ के उसे पेजी से घुमाने लगता है, जिससे दाइसुके को बहुत तकलीफ होने लगती है। और तभी ज्यूरल दाइसुके से कहता है, अब तुम्हारा अंत आ चुका है और अब ग्रैंडाइजर हमारा हुआ। बानी बानी ग्रैंडाइजर को बहुत तेजी से घुमा रहा था, पर तभी ज्यूरल की असिस्टेंट मरीना उसे बताती है कि बानी बानी की ओर एक सॉसर आ रहा है और तभी एक हमले से बानी बानी की पूंछ कट जाती है, जिससे ग्रैंडाइजर आजाद हो जाता है। यहाँ हम एक सॉसर देखते हैं जिसमें कसादो होता है और यही देख के रोना भी हैरान रह जाती है। इस सॉसर में कसादो और मारिया होते हैं। ये दोनों एक साथ बानी बानी पर हमला करते हैं, जिससे बानी बानी के नीचे की जमीन टूट जाती है और वहां से बहुत लावा निकलता है और उसी लावा में बानी बानी जल जाता है। जिसके बाद पानी से निकलकर हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर मरीन स्पेसर के साथ जुड़ने लगता है। ये आपस में जुड़ जाती है क्योंकि किंग बानी बानी दहकती लावा में जलने के बावजूद भी अभी भी जिंदा था, मगर यहाँ पर ये सभी एक साथ मिलकर किंग बानी बानी पर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं, जो देख ज्यूरल के भी होश उड़ जाते हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर मरीना ने इस फाइट से पूरा डेटा इकट्ठा कर लिया था और अब ज्यूरल और भी ज्यादा खतरनाक बीस बनाएगा। दूसरी ओर हम दाइसुके को देखते हैं जिसे अंदरूनी चोटें आई हैं, इसीलिए मारिया उसका ख्याल रख रही है। दूसरी ओर कसादो पूछता है हिकारू से, क्या अब मैं ग्रैंडाइजर के लायक हुआ? पर वो कहती है कि इतनी जल्दी नहीं। दूसरी ओर हम रुबीना को देखते हैं जो ड्यूक फ्लड के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रही थी और वो यहाँ ये डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर देखेगी कि ड्यूक फ्लड आखिर कितना बदला है और कितना नहीं। अगले सीन में हमें जानने को मिलता है कि कोचिका में जिंगर 10 यूके और ग्रैंडाइजर की टेक्नोलॉजी की वजह से अब फिर से लड़ाई के मैदान में उतर सकेगा। उसका काम बस पूरा हो गया है और ग्रैंडाइजर की टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी पावर भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ सायाका के पिता डॉक्टर यूमी मन में कहते हैं, अब पृथ्वी का भविष्य इन दोनों पर ही निर्भर करता है। अब इसके बाद हम सायाका को डबल स्पेसर एयरशिप में देखते हैं और यहाँ मारिया उसके साथ पता नहीं मजाक करे है या ट्रेनिंग करे है, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी ओर हम हिकारू और कसादो को देखते हैं।
कसादो यहाँ कहता है मुझे लगता है कि अब मैं ग्रैंडाइजर के लायक बन चुका हूँ। हिकारू कहती है अभी नहीं। इसके बाद हमें बगदाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वेगा फोर्स का एक फ्लाइंग सॉसर आ चुका है, मगर उसका सामना करने के लिए तुरंत ही वहाँ ग्रैंडाइजर भी आ जाता है। पर तभी दाइसुके एक मैसेज लिखा हुआ देखता है जो रुबीना की तरफ से था, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन तभी अपनी एयरशिप में वहाँ मारिया आ जाती है और वो उस फ्लाइंग सॉसर पर हमले करने लगती है। और जब वो फ्लाइंग सॉसर भागने की कोशिश करता है तब रुबीना उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है, मगर दाइसुके यहाँ किसी सोच में पड़ा हुआ था। दूसरी ओर हम रुबीना को देखते हैं जो उस फ्लाइंग सॉसर को यहाँ से कंट्रोल कर रही थी। यहाँ रुबीना कहती है कि वो बस ग्रैंडाइजर की ताकत को आजमाना चाहती थी। अब रुबीना के वहां से जाने के बाद कैंडल ज्यूरल से पूछता है कि अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए। ज्यूरल अपना प्लान बताता है। दूसरी ओर रुबीना अपनी बहन टेरो को बताती है कि आज उसे फाइटिंग कॉम्बैट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला है। सो टेरोना कहती है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लड़ने का काम मेरा है। रुबीना कहती है ठीक है, तो मैं अपना काम करूंगी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोजी मारिया की तारीफ करता है क्योंकि उसने उस सॉसर को उड़ा दिया, मगर ये दोनों देखते हैं कि दाइसुके किसी सोच में पड़ा हुआ है। अगले सीन में मिस्टर यूमी सायाका और कोजी से कहते हैं कि वो दोनों दाइसुके पर नजर रखे, और जब ये दोनों इसकी वजह पूछते हैं तब मिस्टर यूमी इन दोनों को उस फ्लाइंग सॉसर पर लिखे ये अजीब से शब्द दिखाते हैं, मगर ये दोनों ही ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि दाइसुके इनके साथ गद्दारी करेगा। मगर मिस्टर यूमी कहते हैं कि भले ही वो हमारी तरह दिखते हों पर हैं तो वो एलियंस ही। और तभी इन्हें एक मैसेज मिलता है कि दाइसुके अभी अभी हेडक्वार्टर से बाहर निकल गया है। ये बात सुनते ही कोची अब यहाँ से जाने लगता है। दूसरी ओर हम दाइसुके को देखते हैं जो कहीं जा रहा था। इसके बाद हम रुबीना को देखते हैं जो इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए इंसानों के बीच आ गई है। यहाँ रुबीना बुड्ढुओं का एक ग्रुप देखती है। ये बुड्ढू इस धुएं को लेकर अपना दर्द कम कर रही थी, जिसके बाद रुबीना भी धुआं लेने लगती है। पर अगले ही पल में उसके सामने आ जाता है दाइसुके। दाइसुके कहता है हमें किसी शांत जगह पर चलना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों एक साथ जाने लगते हैं। ब्लैकी उर्फ BKL उन पर अपनी कड़ी नजरें रखे हुए था। इसके बाद हम ज्यूरल को देखते हैं और हमें जानने को मिलता है कि गैंडल और इसने कुछ असिस्टेंट्स को भेजा है रुबीना और दाइसुके को खत्म करने के लिए, क्योंकि अगर इन लोगों ने ग्रैंडाइजर को सीज भी कर लिया पर फिर भी ग्रैंडाइजर उनका नहीं होगा, वो जाएगा टेरोना या रुबीना के पास। मगर अगर हम लोगों को ये एहसास दिला देंगे कि रुबीना दुश्मन के साथ मिल गई थी, तब उसकी मौत से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर कोजी और सायाका दाइसुके को पीछा करते हुए टाउन में आ पहुंचते हैं और तभी सायाका को कोजी और रुबीना नजर आते हैं। पर क्योंकि ये रुबीना को पहचानते नहीं है, इसीलिए इन्हें लगता है कि दाइसुके किसी लड़की के साथ घूम रहा है। और तभी सायाका कहती है कि हमें इनका पीछा करना चाहिए। दूसरी ओर मारिया मिस्टर यूमी से आकर कहती है कि उसे कोची और दाइसुके कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पर यहाँ मिस्टर यूमी उससे कुछ पूछते हैं, एक बात बताओ मारिया, अगर पृथ्वी को बचाने के लिए तुम्हें अपने ही लोगों से लड़ना पड़े तब तुम क्या करोगी? मारिया कहती है कि वेगा एम्पायर के लोगों की वजह से ही मेरे माता पिता की मौत हुई है। इसके बाद हमें रुबीना का पास देखने को मिलता है जहां हर कोई शख्स उसे एक बहुत ही बुरी राजकुमारी समझता था और सभी उसे बहुत दूर रहते थे। मगर फिर उसके पास आया ड्यूक लीड यानी दाइसुके और वो उससे पूछता है क्या आप मुझे अपने साथ डांस करने का मौका देंगी राजकुमारी? पर वो कहती है तुम्हें मेरे साथ डांस नहीं करना चाहिए, मुझे कोई पसंद नहीं करता। पर दाइसुके कहता है किसने कहा कि कोई आपको पसंद नहीं करता? मैं तो आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? और इसके बाद रुबीना दाइसुके के साथ डांस करने लगती है और ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। और अब प्रेजेंट में हम इन दोनों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं और दाइसुके को यहाँ जानने को मिलता है कि जब उसने रुबीना पर हमला कर दिया था तब टेरोना ने उसे वक्त रहते बचा लिया था। इसके बाद ये दोनों बात करते हैं कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा शांत और कितनी प्यारी है। इसके बाद रुबीना कहती है मैं तुमसे सच जानने आई हूँ। सो अब दाइसुके उसे सब कुछ सच सच बताने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सायाका और कोजी इस होटल के सभी CCTV कैमरास चेक कर रहे थे, जिसमें एक कैमरे पर इन्हें दिखाई देते हैं दाइसुके और रुबीना। दूसरी ओर रुबीना पर नजर रखने के लिए यहाँ ब्लैकी भी आया हुआ था अपने कुछ पंटरों के साथ और यहाँ वो रुबीना की आवाज सुनने की कोशिश करता है और तभी उसे रुबीना की आवाज आ जाती है। यहाँ दाइसुके बताता है कि महाराज और महारानी को मारने वाला कसादू था। अपने माता पिता को मौत को देखकर दाइसुके बेकाबू हो गया और फिर जो कुछ हुआ वो दाइसुके ने जानबूझकर नहीं किया। और दोस्तों यहाँ रुबीना दाइसुके की बातों पर यकीन कर लेती है, पर अगले ही पल में वहां टेरोना आ जाती है। वो इनके सामने आकर बताती है कि उसे रुबीना पर शक हो गया था, इसीलिए वो उसके पीछे आई। पर यहाँ दाइसुके टेरोना को शुक्रिया कहता है कि उसने रुबीना की जान बचाई, मगर टेरोना कहती है कि मुझे तुम्हारी एक भी बात पर रद्दी पर भी भरोसा नहीं है। दाइसुके के पास भी उसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं होता और क्योंकि टेरोना यहाँ आ चुकी है इसी वजह से ब्लैकी का प्लान चौपट हो गया है। मैं ही यहाँ पे रुबीना कहती है अब तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, आप दोनों ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, लेकिन अब
अब बारी मेरी है। ड्यूक, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है और मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करने को राजी हूँ जब तक तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती। पर टिरोना कहती है, कमीने ड्यूक, तुमने फिर से रुबीना को अपने झांसे में कर लिया। तुम हमेशा मेरी नजर में गद्दार रहोगे। पर तभी ड्यूक एक नाइफ उठाकर टिरोना की ओर फेंकता है, जो उस बंदे में जाकर लगती है जो टिरोना पर हमला करने वाला था। और ये तीनों समझ जाते हैं कि इन पर हमला करने आए ये लोग एम्पायर के हैं। तभी ब्लैकी सामने आकर इन तीनों को खत्म करने का आदेश देता है। इन लोगों के हमला करने की वजह से यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। डाइसुके सोचता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि ब्लैकी कोई और आदेश देता, कोजी आकर उसे पटक देता है। वो खड़ा होकर कहता है, तूने कैप्टन ब्लैकी को मारने की हिम्मत कैसे की? लेकिन इसके बाद कोजी उसके हमले से बचकर उसमें एक और लात दे मारता है कि ले। वही टिरोना कहती है कि देखो, उस ड्यूक ने तुमसे झूठ कहा था, वो यहाँ अपने इंसानी साथियों को लेकर आया है। तभी हम देखते हैं कि दाइसुके अपनी पावर का यूज करके एक पियानो इन लोगों के ऊपर गिरा देता है और फिर एक गन उठाकर इन लोगों को मारने लगता है। वही टिरोना भी अपना आउटफिट चेंज करके इन लोगों पर हमला कर देती है और तभी वहां पर एक सॉसर आ जाता है। फिर टिरोना रुबीना को लेकर यहाँ से जाने लगती है। रुबीना कहती है, मैं तुमसे बाद में मिलने जरूर आऊंगी। फिर वो दोनों सॉसर पर चढ़ जाती हैं। ब्लैकी भी भागता हुआ आकर सॉसर पर चढ़ जाता है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ कोजी दाइसुके से कहता है कि तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए, ये एक युद्ध है, तुम किसी पर भी आसानी से यकीन नहीं कर सकते। मगर इसके बावजूद भी दाइसुके को रुबीना पर यकीन था। अगले सीन में हम देखते हैं कि सयाका के पिता डॉक्टर यूमी ने दाइसुके को जेल में डाल दिया है क्योंकि वो किसी को बिना बताए दुश्मन से मिलने गया था। कोजी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो बस अपनी फियांसे से मिलने गया था। मारिया भी बताती है कि रुबीना बहुत अच्छे दिल की लड़की है, मगर डॉक्टर यूमी कहते हैं भले ही उसका दिल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, मगर वो वेगा एम्पायर की एक ऑफिसर है। और जब कोजी उनके साथ और बहस करता है तब वो उससे पूछते हैं कि तुम किस प्लैनेट के लिए लड़ रहे हो, अर्थ के लिए या फ्लड के लिए? और फिर कोजी कुछ नहीं कह पाता। फिर इसके बाद हम कोजी को बहुत गुस्से में देखते हैं। और आखिर कोजी गुस्सा हो भी क्यों ना, क्योंकि दाइसुके ने पृथ्वी को अब तक अनगिनत बार बचाया है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोजी के पिता भी डॉक्टर यूमी को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर बुढ़ा सटिया गया है। डॉक्टर यूमी के लिए पृथ्वी की सेफ्टी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। वो पूरी तरह से दाइसुके पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि दाइसुके है तो एक एलियन ही। दूसरी ओर स्पेस में हम देखते हैं कि टिरोना अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। ये सभी उस पर एक साथ हमला करने जाते हैं, मगर फिर भी वो उसके लिए बहुत कमजोर थे। पर तभी उसे वो वक्त याद आता है जब वो दाइसुके के साथ ट्रेनिंग किया करती थी, और वही सब याद करते हुए वो प्रेजेंट में गुस्से में इन सब को हरा देती है और कहती है कि तुम लोग इतने कमजोर होकर ड्यूक को हराने के बारे में सोचते हो। और यही कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रुबीना को देखते हैं, जिस पर नजर रखने के लिए टिरोना ने एक लड़की को वहां लगा दिया था। अब तभी वहां पर टिरोना आती है और वो यहाँ चाय पीने के बाद कहती है, देखो रुबीना, अब मैं तुम्हें ड्यूक के करीब नहीं जाने दूंगी, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पर रुबीना कहते कि उसे अभी भी ड्यूक पर पूरा यकीन है, मगर टिरोना ड्यूक पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि ड्यूक ने उसके भरोसे को तोड़ा है। दूसरी ओर ये सभी दाइसुके से बात करने आते हैं, जो कि जेल में कैद था। यहाँ दाइसुके कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, जो मैं तुम सबको बिला बताए वहां चला गया। इसके बाद हमें उकामी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कसादो को देखते हैं। और यहाँ कसादो हिकारू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है मुझ में और ड्यूक फ्लीट में कौन बेहतर है? वो तुरंत जवाब देती है, ड्यूक फ्लीट। वैसे एक बात बताओ, तुम हमेशा ड्यूक को लेकर ही बात क्यों करते हो? वो कहता है कि मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं वही बिगॉटन स्टार का प्रिंस था, जिसके बाद मुझे एक स्टार का नाइट बनने के लिए चुना गया और मैं प्लैनेट फ्लड गया और वहां मैं मिला ड्यूक से, जिसकी काबिलियत मुझसे बहुत ज्यादा थी। मैं उसे एक पल समझ गया था कि ये मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है, पर तुम देखना, मैं ड्यूक से भी ज्यादा काबिल बनूंगा और तुम ये बात खुद अपने मुंह से कहोगी। जिसके बाद हम स्पेस में इन विलन्स की एक मीटिंग देखते हैं और इसके बाद इनकी बातों के जरिए हमें पता चलता है कि सभी लोग जो सूरज है उसके पीछे छुपे हुए हैं ताकि अर्थ सैटेलाइट या ग्रैंडाइजर इन्हें देख न सके। वैसे जूरल ने प्लान बनाया है कि ये प्लैनेट अर्थ का इकोसिस्टम ही बर्बाद कर देंगे, मगर तभी टिरोना वहां आकर कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। ड्यूक फ्लीट को हराने के लिए हमें उसके जैसी घटिया चालें नहीं चलनी है। ये बात सुन ब्लैकी कहता है, पता है मैंने सुना है कि सिर्फ रुबीना नहीं बल्कि आपके दिल में भी ड्यूक को लेकर प्यार था। मगर ये बात सुनते ही गुस्से में आकर टिरोना ब्लैकी के कपड़े फाड़ देती है और कहती है, मेरी नजर में ड्यूक बस एक ऐसा कमीना है जिसने मेरी बहन का दिल तोड़ा है। जिसके बाद गैंडल कहता है, हम प्लैनेट अर्थ का इकोसिस्टम तबाह नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, लेडी टिलोना। दूसरी ओर अर्थ पर हमें जानने को मिलता है कि मैजिंकर को पूरी तरह से ठीक होने में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे। तभी ऑफिसर मिस्टर यूमी को बताते हैं कि दुश्मन ने अपना फायरिंग कैनन अर्थ की ओर कर लिया है। ये सुन डॉक्टर यूमी कहते हैं, शायद से वो कोई प्लान बना रहे हैं, जल्दी से सभी बैरियर्स एक्टिवेट कर लो। और तभी इमरजेंसी सायरन बजने लगता है।
हम देखते हैं कि वेगा एम्पायर की ये शिप एनर्जी को इकट्ठा करके फायर करती है और ये लेजर अटैक सीधा जाकर लगता है डॉक्टर यूमी की लेबोरेटरी में। और इसके बाद गैंडल अपनी सेना के साथ पृथ्वी की ओर हमला बोल देता है। यहाँ टिरोना ड्यूक को खत्म करने जा रही है। दूसरी ओर अर्थ पर उस हमले की वजह से लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है और अब इतनी बड़ी सेना इन पर हमला करने के लिए आ रही है। मगर यहाँ डॉक्टर यूमी कहते हैं कि हम इनका सामना बिना ग्रैंडाइजर के करेंगे। इसके बाद यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ मारी अपनी शिप में बैठकर दुश्मन से लड़ रही है और यहाँ उसका साथ सायाका भी दे रही है। मगर यहाँ एक अजीब सा सॉस है जो इनके अटैक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस सॉस का नाम है बीस्ट कुआ, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर मारिया उस पर हमला करती है मगर वो इस हमले को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन्हें लड़ने में परेशानी आने लगती है। लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए यहाँ ब्लैकी भी आ चुका था एक बहुत ही बड़े सॉस के साथ और अब ये इस लेबोरेटरी को कुचलने लगता है और फिर इसके अंदर आकर यहाँ के लोगों को खत्म करने लगता है। और इसके बाद ब्लैकी डॉक्टर यूमी तक भी पहुंच जाता है, लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए वहां कोजी आ जाता है। दूसरी ओर गैंडल कहता है सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, मगर अब तक हमारे सामने ग्रैंडाइजर क्यों नहीं आया। दूसरी ओर टिरोना भी यही कहती है, मैं यहाँ ड्यूक से लड़ने आई हूँ, वो कहाँ है। मगर बेचारा दाइसुके अभी भी जेल में कैद था। तभी वहां ये चिरकुट गुंडे आ जाते हैं और इन्होंने प्लान बनाया था कि ये ड्यूक को बम के जरिए उड़ा देंगे। मगर वक्त पर वहां कोजी के पिता आ जाते हैं। वो उन चिरकुटों को रोकने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही दाइसुके की सेल का दरवाजा खोल देते हैं और अगले पल में दाइसुके उन दोनों को हरा देता है। इसके बाद दाइसुके पूछता है, आप ठीक तो है ना पापा। दोस्तों, दाइसुके कोजी के पिता को पापा कहकर ही बुलाता है। यहाँ वो कहते हैं, अर्थ को तुम्हारी जरूरत है बेटा। दाइसुके कहता है, मैं अर्थ को जरूर बचाऊंगा, आखिर ये मेरा घर है। और उसके बाद दाइसुके अचानक ही कुछ गुंडीज के पास आकर उनमें से एक को मारकर उसकी गन लेकर बाकी दो को हरा देता है और इसके बाद वो एक और गुंडी को मुक्का मारकर गिरा देता है। दूसरी ओर मारिया और सयाका अपनी पूरी ताकत लगाकर वेगा फोर्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही हैं। तभी मारिया को एक आइडिया आता है और वो अपने सॉसर के साथ जमीन के अंदर चली जाती है और फिर वो तेजी से ऊपर आकर दुश्मन के एक बड़े सॉसर को तबाह कर देती है। मगर इसके बाद दुश्मन उसे पकड़ लेता है और जैसे ही दुश्मन को लगता है कि वो जीतने वाला है, वहां ग्रैंडाइजर के साथ जाता है ताइसुके। सयाका उसे बताती है कि दुश्मन का ये सॉसर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके बाद जोरिल जैसे ही ग्रैंडाइजर पर हमला करने की कोशिश करता है, वहां टिरोना आ जाती है और वो कहती है कि ड्यूक सिर्फ मेरा शिकार है। और इसके बाद टिरोना अपने सॉसर के जरिए दाइसुके पर हमला करना शुरू कर देती है। दूसरी ओर ग्रैंडल कहता है, जोरिल टिरोना को ही ग्रैंडाइजर से लड़ने दो, हमें तो सिर्फ ड्यूक की मौत चाहिए, चाहे उसे कोई भी मारे। दूसरी ओर टिरोना दाइसुके का पीछा करने लगती है। वो उसे खत्म करना चाहती थी, मगर दाइसुके टिरोना पर हमला नहीं कर रहा था। वो उससे लड़ना नहीं चाहता था, जिस वजह से उसे डैमेज पहुंच रहा था। मगर इसके बाद वो ग्रैंडाइजर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर टिरोना एक्वाडाइजर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद ये दोनों ही अपने हथियार निकाल लेते हैं और इसके बाद इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और दूर से इस लड़ाई को देखते हुए कसादो को वो वक्त याद आ जाता है जब प्लैनेट फ्लीट पर ये दोनों एक साथ मुकाबला करते थे। और यहाँ इन दोनों के बीच की लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होती है और यहाँ फिर से दाइसुके टिरोना को समझाने की कोशिश करता है, मगर टिरोना उसकी बात सुनती ही नहीं और वो उस पर टूट पड़ती है और फिर ये दोनों ही एक साथ नीचे गिरते हैं, जिससे एक धमाका होता है। अब दूर से इस लड़ाई को देखने के बाद कसादो अब उन दोनों की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है ड्यूक फ्लीट को खत्म करने का। दूसरी ओर मारिया लगातार दुश्मन के सॉस को दबा किए जा रही थी। सयाका भी उसका साथ देने की कोशिश करती है, मगर कुआकुआ उसके अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन दोनों को समझ नहीं आता कि वो कैसे कुआकुआ का मुकाबला करे। दूसरी ओर कोजी मिस्टर यूमी को बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर जमीन पर गिरने की वजह से ग्रैंडाइजर और एक्वाडाइजर दोनों की हालत गंभीर थी। तभी ताइसुके टिरोना के पास आता है, जो जमीन पर पड़ी हुई थी, पर टिरोना यहाँ बेहोश थी। और तभी अचानक कसादो वहां आकर हमले करने लगता है और इसके बाद वो एक और हमला करता है, मगर ताइसुके उछलकर उसके हमले से बच जाता है। मगर कसादो यहाँ कहता है, मैं इस बार तुम्हें मार कर रहूंगा। और उसके बाद वो नीचे उतरता है ग्रैंडाइज पर कब्जा करने के लिए, पर तभी वहाँ हिकारू आकर कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तब तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। पर तभी कसादो हिकारू पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है और इसके बाद ग्रैंडाइजर के पास पहुंचकर कहता है, अब मैं और अच्छा बनने का नाटक नहीं कर सकता। और इसके बाद कसादो ग्रैंडाइजर को कमांड देता है, पर हिकारू कहती है, तुम उस ताकत के लायक नहीं हो। मगर कसादो वहां से हंसता हुआ ग्रैंडाइजर को लेकर चला जाता है और फिर हिकारू भी यहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी ओर स्पेस में रूबीना अर्थ पर जाने की कोशिश करते हैं, मगर ये गुंडी उसे रोकने की कोशिश करते हैं टेरेना के आदेश अनुसार। पर एक राजकुमारी होने के नाते वो उन दोनों को दूर हटने का आदेश देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दाइसुके टेरेना को लेकर एक गुफा में आ चुका है और फिर हमें इनके पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां ड्यूक टेरेना को एक फूलों के बगीचे में बुलाता है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ड्यूक बताता है, मैं तुम्हारी बहन रूबीना को प्रपोज करने जा रहा हूँ।
मैं उससे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। टिरेना को ना जाने क्यों यहाँ दुख पहुँचता है, मगर इसके बावजूद भी वो ड्यूक से कहती है, अगर तुम मुझे अगले टूर्नामेंट में हरा देते हो तब मैं तुम्हें अपनी बहन के लायक समझूंगी। और इसके बाद मुकाबले में ड्यूक उसे हरा भी देता है और तभी वहाँ रूबीना आकर इनके गले लग जाती है और बताती है कि इनका मुकाबला कमाल का था। मगर यहाँ पर जिन प्यारी नजरों से ड्यूक रूबीना को देखता है, टिरेना के जहन में एक ख्याल आता है कि आखिर तुम इन प्यार भरी नजरों से मुझे क्यों नहीं देखते। और यही सब ख्वाब देखते हुए टिरेना को होश आता है और वो ड्यूक को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। ड्यूक बताता है कि नीचे गिरते वक्त तुम्हें चोट आ गई थी। ये सुन टिरेना कहती है, तो तुमने मेरी मदद की। मुझे एक बात बताओ, क्या रूबीना के बिना तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है? इससे पहले कि दाइसुके कुछ जवाब देता, अचानक ही वहां भूकंप सा आ जाता है। दोस्तों, कसादो ग्रैंडाइजर से आइलैंड पर तबाही मचा रहा था। इसके बाद ये दोनों इस गुफा से निकलने की कोशिश करने लगते हैं, वरना ये इसके नीचे दब जाएंगे। ईरो कहती है, कसादो को हराने तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन उसके बाद हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। दूसरी ओर हिकारू को श्राइन के बाहर देखते हैं और वो यहाँ पर इस श्राइन का दरवाजा खोलती है। दूसरी ओर ब्लैकी गैंडल को बताता है कि उसने दुश्मन के बेस पर कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर पोची और मिस्टर यूमी छुपते हुए मेजिंगर तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन मेजिंगर के पास बहुत से चिरकुटियाई गुंडे हैं। और यहाँ पर मिस्टर यूमी अपने टैबलेट के जरिए कुछ करते हैं और इसी का फायदा उठाकर कोची इन गुंडी लोगों से लड़ने लगता है। दूसरी ओर एक साथ चलते हुए टिनवेना पूछती है कि जब तुमने ग्रैंडाइजर पर से काबू खो दिया था तब तुमने मेरी मदद क्यों नहीं मांगी? ड्यूक कहता है कि मैंने वो गलती की है। ये सुन टिरेना पूछती है, ड्यूक तुम्हारे लिए एक बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या है? वो जवाब देता है, कोई खास शख्स जो दिल के करीब हो। टिरेना पूछती है, तो फिर दोस्ती और प्यार में फर्क क्या है? क्या प्यार दोस्ती से ज्यादा होता है? ड्यूक कहता है, दोस्त हाँ, मेरे लिए एक बेस्ट फ्रेंड का मतलब वो है जिसके साथ होने पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्यार वो है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ड्यूक के ये जवाब सुनकर टिरेना आगे बढ़ने लगती है। दूसरी ओर मिस्टर यूमी बताते हैं, हम मेजिंगर का यूज इस वक्त कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी 30% ताकत पर। दूसरी ओर मारिया दुश्मन से लड़ते वक्त एक हमला करके एक बड़े से सॉसर को खत्म कर देती है। दूसरी ओर ब्लैकी यहाँ आकर डॉक्टर यूमी को घायल कर देता है, लेकिन कोची छुपते छुपाते इन दोनों को सुरक्षित जगह पर ले आता है। पर यहाँ डॉक्टर यूमी कहते हैं, मेजिंगर पर हमने अपनी सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं, अब तुम्हें इस दुनिया को बचाना होगा। पर दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर यूमी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद कोची मेजिंगर की ओर बढ़ता है और इसके बाद वो मेजिंगर में बैठकर उसके साथ जुड़ जाता है और इसके बाद मेजिंगर लॉन्च होता है, उससे एक जेट आकर जुड़ जाता है। दूसरी ओर सॉसर कुआ मारिया और सयाका के सॉसर को डैमेज कर देता है, जिससे वो गिरने लगती हैं, पर मेजिंगर वहां आकर सयाका को बचा लेता है। लेकिन तभी दुश्मन का ये मेन सॉसर उड़ने लगता है। ब्लैकी डिसाइड करता है कि वो मेजिंगर को खत्म कर देगा, पर दूसरी ओर मेजिंगर अपनी नई ताकत दिखाता है और यही देखकर कैंडल समझ जाता है कि ब्लैकी इसे नहीं हरा पाएगा। कुआ मेजिंगर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेजिंगर अपनी ताकत दिखाता है और तूफानी बवंडर बनाकर उनमें कुआ को फंसा देता है, जिससे कुआ के 2 पीस खत्म हो जाते हैं और आखिरी पीस को मेजिंगर पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों से ही कुचल देता है। और मेजिंगर की ये काबिलियत देख सभी हैरान रह जाते हैं। मेजिंगर को पाकर कोची भी खुशी के मारे रोने लगता है। दूसरी ओर टेनोना और ड्यूक को अपने सामने एग्जिट नजर आ जाता है, पर ये बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि इनके सामने कसादो होता है। पर फिर जैसे ही ड्यूक गुफा से बाहर निकलता है, कसादो उसे नोटिस करके ग्रैंडाइजर के साथ वहां पहुंचकर वहां हमला कर देता है। कसादो देखता है कि ड्यूक अकेला यानी कि टिरेना को छोड़कर अपनी जान बचा रहा है, पर यह शायद इनका प्लान था। हम दूसरी ओर टिरेना को देखते हैं, वहीं ड्यूक ग्रैंडाइजर से बचकर भाग रहा था। दूसरी ओर टिरेना अपनी तलवार तक पहुंच जाती है और जब कसादो लगातार ड्यूक पर हमले किए जा रहा था, तभी टिरेना अपनी पावर का यूज करके ग्रैंडाइजर के सिर पर वार करती है। कसादो समझ जाता है कि ये इन दोनों की चाल थी, पर वो ये देख हैरान होता है कि ये दोनों आखिर एक साथ काम कैसे कर रहे हैं, और यही देख वो बौखला जाता है, जिस वजह से ग्रैंडाइजर बरसक मोड में आ जाता है। ड्यूक डिसाइड करता है कि वो जाकर कसादो की मदद करेगा, क्योंकि भले ही कसादो कैसा भी हो वो मेरा दोस्त है। पर दूसरी ओर कसादो बेकाबू होकर ग्रैंडाइजर से चारों ओर तबाही मचाने लगता है। ड्यूक सोचता है कि अब वो आगे क्या करे, पर तभी उसे हिकारू की आवाज आती है जो कहती है कि वो कसादो को रोकेगी क्योंकि वो दुराचरी बन चुका है। तभी ड्यूक अपने सामने एक लाइट का पिलर देखता है, लेकिन फिर अगले ही पल में ग्रैंडाइजर इन दोनों के सामने आ जाता है और अब कसादो इन दोनों को ही खत्म करने के लिए हमला करता है, पर एक शील्ड उन दोनों को बचा लेती है और अगले ही पल में हिकारू वहां आकर ग्रैंडाइजर को जकड़ लेती है।
और फिर वो कसादो को ग्रैंडाइजर से बाहर निकाल देती है। ड्यूक उसके पास जाकर कहता है, तुमने जो किया है मैं उसके लिए तुम्हें माफ तो नहीं कर सकता, पर एक साथ मिलकर हम एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। पर तभी वहां एक सॉसर से रूबीना आ जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कसादो ड्यूक पर एक खंजर से हमला करने वाला था, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है हिकारू उस पर हमला कर देती है, जिससे कुछ बहुत अजीब होता है और अचानक ही कसादो यहाँ से गायब हो जाता है, जैसे वो किसी ब्लैक होल में खत्म हो गया हो, जो देख ड्यूक के होश उड़ जाते हैं। अपने दोस्त को खोने के बाद ड्यूक रोने लगता है, जिस वजह से रूबीना उसे गले लगा लेती है। मगर इसके बाद अब उसे जाना पड़ता है, जिसके बाद रूबीना और टेनोना यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद स्पेस में जब रूबीना अपनी और ड्यूक की तस्वीर देख रही थी, तभी टेनोना वहां आकर उससे पूछती है कि तुम अकेली अर्थ पर क्यों गई। पर रूबीना कहती है, अब शायद आपको यकीन हो गया होगा कि ड्यूक बेगुनाह है, उसने महाराज और महारानी को नहीं मारा। टेनोना भी ये सारी बातें याद करती है और कहती है, मुझे भी अब ड्यूक पर यकीन हो गया है, मैं भी अब उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना एम्पायर के खिलाफ बगावत करना होगा। पर रूबीना कहती है कि चाहे कुछ हो जाए वो अब ड्यूक का साथ देगी और उसे चाहे जो करना पड़े, लेकिन वो ड्यूक को बेगुनाह साबित करके रहेगी। रूबीना की ये जिद देख टेनोना अपना हाथ उठा लेती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है वो वहां से जाते हुए कहती है, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी। फिर थोड़ी देर बाद रूबीना इस लड़की को अपने चेंबर में बुलाती है और उसे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जिद्दी और बेवकूफ हूँ? वो कहती है, नहीं, बल्कि आप तो बहुत दयालु और बहुत अच्छी हैं। ये बात सुन वो मुस्कुरा देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉक्टर यूमी अब खुद पेशेंट बन चुके हैं और यहाँ सयाका काफी दुखी होती है। तभी दाइसुके पेशेंट रूम के बाहर आ जाता है। तभी बाहर उसे कोची के पिता नजर आते हैं, जो दाइसुके को बताते हैं कि इस लड़ाई में उन्होंने अपने बहुत लोगों को खो दिया है। दाइसुके कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर वो मुस्कुराकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुमने अर्थ को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। और इसके बाद वो कुछ लोगों के साथ वहां से चले जाते हैं। और दोस्तों, ये मिलिट्री के लोग हैं और ये यहाँ कहने आए हैं कि अब ये एलियंस के मुद्दे को मिलिट्री को सौंप दे, मिलिट्री खुद उन एलियन से लड़ेगी। मगर ये महाशय उन्हें समझाते हैं कि ये अपनी टेक्नोलॉजी से एलियन टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर रूबीना इस लड़की को एक लेटर देती है और कहती है कि वो ये लेटर ड्यूक तक पहुंचा दे। और इसके बाद जब ये लड़की छुपकर ऐसा करने के लिए जाती है, तब टेरेना उसे देख लेती है और इसके बाद वो इस लेटर को पढ़ती है, जिसमें रूबीना ने लिखा था कि मुझे अभी भी तुम पर पूरा यकीन है ड्यूक, और मुझे लगता है कि हमें इस मुश्किल वक्त का सामना एक साथ मिलकर करना चाहिए। तो क्या अब तुम मेरे साथ जीवन भर का साथ निभाने की कसम खाने के लिए तैयार हो? इस लेटर को पढ़कर टेरेना कहती है, रूबीना, तुम बचपन से ही बहुत मासूम रही हो और तुम और ड्यूक को एक साथ देखकर मुझे भी यही लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन जब वो दोनों हमेशा एक साथ थे, तब हमेशा टेरेना ने खुद को अकेला पाया। और इसके बाद टेरेना इस लड़की को ये लेटर देते हुए कहती है कि तुम इसे ड्यूक तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। दूसरी ओर गैंडल अपने साथियों के साथ मेजिंगर के फाइट को एनालाइज कर रहा था। तभी लेडी गैंडल बाहर आकर कहती है, ये मेका रोबोट ताकतवर है, पर इतना नहीं कि ग्रैंडाइजर को रोक पाए। और इसके बाद जेरिल कहता है, ग्रैंडाइजर को हराना काफी आसान होगा, क्योंकि ग्रैंडाइजर की एक कमजोरी है और वो है इंसानियत। इसके बाद हम वो जगह देखते हैं जहां इनका हेडक्वार्टर था, लेकिन अब वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और यहाँ दाइसुके ग्रैंडाइजर से की मदद कर रहा था, मगर तभी उसे इस लड़की का मैसेज आता है। इसके बाद वो एक सीक्रेट जगह पर उस लड़की से मिलने के लिए आता है। ये लड़की दाइसुके को रूबीना का लेटर देती है और रूबीना ने दाइसुके को उसी पहाड़ी पर बुलाया था जहां ये आखिरी बार मिले थे। ये लेटर उस तक पहुंचाने के लिए दाइसुके एंज नाम की इस लड़की को शुक्रिया कहता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दाइसुके को देखकर एन सोचती है, इसे देखकर जरा भी नहीं लगता कि इसने कोई गुनाह किया होगा। अगले सीन में दाइसुके कोची के पास आता है उससे कुछ जरूरी बात करने के लिए, और प्राइवेट बात करने के लिए ये दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पर चले आते हैं। दाइसुके यहाँ कहता है, वेगा ने जो गुनाह किए हैं हम उसके लिए उन्हें माफ नहीं कर सकते, पर हम इस युद्ध को हमेशा चलने भी नहीं दे सकते। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ आगे कहता, कोजी उसके पिता का कॉल आता है और इसके बाद कोजी बताता है कि इन्हें जल्द से जल्द वापस लौटना होगा। इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि बर्लिन टाउन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और ऐसा किया होता है गैंडल ने जरील के कहने पर। इनका प्लान है, इन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्हें ग्रैंडाइजर नहीं मिलता, तब ये वॉशिंगटन डीसी को भी इसी तरह तबाह कर देंगे। जरील को पूरा यकीन है कि इनके इस प्लान से इन्हें ग्रैंडाइजर जरूर मिल जाएगा और इस प्लान पर ब्लैकी और गैंडल दोनों को पूरा यकीन है। मगर ये सब सुनकर टिरोना मन में कहती है कि अब उसे ये सब खत्म करना होगा। दूसरी ओर हम इन सभी को देखते हैं और इन्हें ये न्यूज़ मिल चुकी है कि अगर 24 घंटे के अंदर वेगा फोर्सेस को ग्रैंडाइजर नहीं सौंपा गया, तब वो वॉशिंगटन डीसी को तबाह कर देंगे। ये सुनकर ताइसुके बहुत परेशान हो जाता है। कोची उसे समझाता है कि उन्हें जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। सभी लोग उससे कहते हैं कि तुम हम पर भरोसा रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन सबको ये समझ नहीं आता कि ये क्या करे, क्योंकि ये वेगा फोर्सेस की मेनशिप पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो चांद के पीछे छुपी हुई है। जब ये लोग इसी तरह परेशान हो रहे थे, तभी वहां हिकारू आ जाती है और उसके पास एक प्लान था, वो इन्हें स्पेस में लेकर जाएगी।
इसके बाद हमें ओकामी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी मौजूद है और यहाँ इनका प्लान बन रहा है कि ये किस तरह मेजिंगर को स्पेस में लेकर जा सकते हैं, जिसके बाद मेजिंगर डायरेक्ट मेन वेगा शिप पर अटैक करेगा। इसके लिए कोजी तैयार हो जाता है क्योंकि वो अपने पृथ्वी को बचाना चाहता है। और जैसे ही वहां पर डाइसुके आता है, कोजी उससे पूछता है कि तुम मुझे क्या बताने वाले थे। डाइसुके कहता है मैं तुम्हें वो बात ये सब खत्म होने के बाद बताऊंगा। दूसरी ओर जब रुबीना कहीं जा रही थी, उसके सामने टिरोना आ जाती है। टिरोना कहती है कि तुम जो करने जा रही हो वैसा करके तुम वेगा एम्पायर की दुश्मन बन जाओगी और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को इतने बड़े खतरे में नहीं जाने दे सकती। पर रुबीना कहती है कि मैं मौत के मुंह में नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की ओर जा रही हूँ, वो जिंदगी जो ड्यूक के साथ है। ये सुन टिरोना कहती है तो तुम अपने प्यार के लिए अपने उस बहन को छोड़ दोगी जो बचपन से तुम्हारी हिफाजत करती आई है। रुबीना कहती है मैं वही करूंगी जो आपने किया था। दूसरी ओर दाइसुके कोजी से माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है, पर जब वो बाहर आता है तब उसे मारिया नजर आती है। मारिया इस बात से परेशान थी कि उसे आने वाला भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, पर दाइसुके कहता है चिंता मत करो मारिया, मैं रुबीना के साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती है कि अगर आप ऐसा कर सके तब हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ रात का सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है, जिसके बाद दाइसुके पहुंचता है ओकामी आइलैंड पर, जहाँ रुबीना पहले से उसका इंतजार कर रही थी। और इसके बाद ये दोनों अपना शादी का रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं। दाइसुके वादा करता है कि चाहे जिंदगी का सफर कैसा भी हो, मैं हर मोड़ पर हर कदम पर तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ थामे कदम से कदम मिलाए चलता रहूंगा। और ये कहकर वो रुबीना को अपने सीने से लगा लेता है। और इसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामते हैं तब इनका शादी का रिचुअल आगे बढ़ने लगता है। एक बार शादी होने के बाद ये कभी अलग नहीं हो सकते, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हम देखते हैं कि इनके रिचुअल के बाद इनके हाथ पर एक निशान आ चुका है। मगर अगले ही पल में वो रुबीना एक ईविल स्माइल देती है। दाइसुके को कुछ समझ नहीं आता, मगर इसके बाद हम देखते हैं कि वो रुबीना नहीं बल्कि रुबीना के भेष में टिरोना थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहती है कि तुम्हारी शादी जिससे हुई है वो रुबीना नहीं मैं हूँ, और मैंने ये सब रुबीना को बचाने के लिए किया है, क्योंकि तुमने कभी मेरी बहन से प्यार किया ही नहीं। तुम तो ये तक नहीं पहचान पाए कि तुम्हारी जिससे शादी हो रही है वो रुबीना नहीं कोई और है। बेचारा दाइसुके सदमे में होता है। अब ड्यूक से शादी करने के बाद टिरोना की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। दूसरी ओर दाइसुके के दिमाग को ये सब डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है। मजाक से हटके बेचारा बहुत परेशान है। दूसरी ओर हमें वेगा एम्पायर का हाई स्पीड कॉम्बैट सॉसर गुड़ी गुड़ी दिखाई जाता है और ये वेगा एम्पायर की मेन शिप के साथ मिलकर पृथ्वी की ओर हमला करता है और वॉशिंगटन डीसी को पूरी तरह से तबाह कर देता है। यही सब देखकर टोक्यो के मिलिट्री बेस पर मीटिंग रखी जाती है और हमें जानने को मिलता है कि वेगा एम्पायर का जो ये बीस्ट गुड़ी गुड़ी है, ये सूर्य की ताकत को अब्जॉर्ब करके पृथ्वी पर हमला कर रहा है। ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मिनिस्टर साहब को भी समझ नहीं आता कि भाई क्या किया जाए। दूसरी ओर हम जरील को देखते हैं और इन्हें अर्थ की एक सीक्रेट सोसाइटी से एक मैसेज आया है कि वो इन्हें ग्रैंडाइजर 24 घंटे के अंदर दे देंगे, और अगर 24 घंटे के अंदर ग्रैंडाइजर इनके पास नहीं आता तो इसके लिए जरील ने अपना एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट तैयार करके रखा है। इसके बाद ओकामी आइलैंड पर हम देखते हैं कि मेजिंगर के साथ एक उड़ने वाला सॉस कंबाइन किया जा रहा है ताकि मेजिंगर स्पेस में जाकर भी उड़ सके। और अपने पिता के घायल हो जाने के बाद से सायाका ने ये ठान लिया है कि वो वेगा को पृथ्वी पर हमला करने से रोक कर रहेगी। सो तभी मारिया कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ कि तुम अपने पिता के साथ चाय पी रही हो। मगर तभी हिकारू ने सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स दिखाती है जिसमें लोग कह रहे हैं कि इन्हें ग्रैंडाइजर को वेगा एम्पायर को सौंप देना चाहिए, वरना वेगा इसी तरह इनकी पृथ्वी को तबाह करता रहेगा। ये देखकर कोजी कहता है हम दाइसुके को ये नहीं देखने दे सकते। पर दूसरी ओर हम बेचारे दाइसुके को देखते हैं, तभी उसके पास कोजी आता है। कोजी समझता था कि दाइसुके किसी बात को लेकर परेशान है, इसीलिए वो उससे कहता है तुम्हें इस तरह सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दूसरी ओर हम रुबीना को देखते हैं जो कि एक कैप्सूल में बेहोश थी। दोस्तों रुबीना और टिरोना की बातचीत के दौरान रुबीना कहती है मैं जानती हूँ कि आपने मेरा भेष लेकर ड्यूक को एक पेंडेंट दिया था, आखिर आपने वैसा क्यों किया था, और आप बचपन से मेरा ख्याल रखते आई हैं, इसके लिए शुक्रिया। पर अब वक्त आ गया है कि मैं एक नए सफर की शुरुआत करूं और इस वक्त सिर्फ मैं ही ड्यूक को बचा सकती हूं। टिरोना समझ जाती है कि वो रुबीना को बातों से नहीं रोक सकती, इसीलिए वो उसे एक शॉक देकर बेहोश कर देती है। और अब जब उसे होश आता है तब वो अपने सामने टिरोना को देखती है। टिरोना कहती है अब तुम्हें किसी बात को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही रुबीना पैनिकिंग करने लगती है। वो तुरंत जाकर टिरोना का हाथ चेक करती है और फिर दुखी होकर घुटनों के बल बैठ जाती है और पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। टिरोना कहती है मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया है, मगर रुबीना उसमें थप्पड़ मार देती है और फिर खुद को दोष देते हुए कहती है कि आखिर मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई कि आप भी ड्यूक से प्यार करती है।
और इसके बाद रुबीना भागकर अपने कमरे में आ जाती है और सोचती है कि अब वो पहले की तरह भीड़ में भी खुद को तन्हा महसूस करेगी। दूसरी ओर ओकामी आइलैंड पर हम देखते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी वाला एक बहुत बड़ा बेस मौजूद है और यहीं से मैजिंगर को स्पेस में लॉन्च किया जाने वाला है। दाइसुके भी ग्रैंडाइजर के साथ लड़ने के लिए तैयार था। इनके साथ सायाका और मारिया भी मौजूद थी और हाँ, साथ में ही कारू भी है और ये सभी जा रहे हैं जीतने की उम्मीद लेकर। इसके बाद मैजिंगर को लॉन्च किया जाता है और दाइसुके भी फिर मैजिंगर के साथ स्पेस की ओर चला जाता है और इसी तरह ये लोग स्पेस में भी आ जाते हैं। तभी अचानक इनके सामने वेगा की स्पेसशिप्स आ जाती हैं। मैजिंगर इन्हें अपनी लेजर बीम से खत्म कर देता है और इसी तरह ये लोग वेगा की मेन शिप की ओर बढ़ते रहते हैं। दूसरी ओर जब टिरोना रुबीना के बारे में सोच रही थी तभी उसे न्यूज मिलती है कि ग्रैंडाइजर इन पर हमला करने आ चुका है। उन्हें वहां देखकर गैंडल समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर वेगा की मेन शिप को बर्बाद करने आए हैं। दूसरी ओर एंस टिरोना को आकर रुबीना के बारे में बताती है। मैजिंगर और ग्रैंडाइजर वेगा की मेन शिप तक पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मैसिव थी। मैजिंगर सीधा एंट्री लेता है इसी स्पेसशिप पर। वहीं पर मारिया, हिकारू और सयाका वेगा के सोर्सेस को तबाह करने लगती हैं। मैजिंगर और ग्रैंडाइजर भी यहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी ताइसुके को रुबीना का मैसेज आता है और तभी कोजी कहता है, तुम मुझे रुबीना के बारे में सब कुछ बता चुके हो। मैं यहाँ वेगा कैनन की ओर जाता हूँ और तुम रुबीना की ओर जाओ मेरे भाई। फिर दाइसुके यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही मैजिंगर थोड़ा आगे बढ़ता है उसके सामने आता है जरील का मास्टरपीस। ये एक बायोलॉजिकल वेपन है, वेगा बीस्ट किंग गोरी। और किंग गोरी आकर डायरेक्ट मैजिंगर पर अटैक कर देता है। जरील बताता है कि इस बीस्ट की बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसे बनाया ही गया है ग्रैंडाइजर को हराने के लिए। लेकिन तभी मैजिंगर रॉकेट पंच का यूज़ करके किंग गोरी को खुद से दूर कर देता है। लेकिन इसके बाद किंग गोरी मैजिंगर में एक बहुत ही ज़ोरदार मुक्का मारता है। दूसरी ओर दाइसुके एक जगह पर पहुंचता है। वो इस बेस कैंप के अंदर आता है और यहाँ रुबीना को ढूंढने लगता है और इसी तरह वो एक रूम में आ पहुंचता है जहाँ रुबीना थी। दाइसुके ठाता है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, पर रुबीना कहती है मुझसे या मेरी बहन से। इससे पहले कि दाइसुके कुछ कहता वहां टिरोना आ जाती है और अब दाइसुके यहाँ कहता है, सुनो रुबीना, मेरी शादी तुम्हारी बहन के साथ हो चुकी है। ये सुन टिरोना वहां आकर कहती है, ये बस एक नामर्द है जो अपने प्यार और एक दूसरी लड़की में अंतर तक नहीं बता पाया। दाइसुके कहता है, ये सच है कि मैं सच में उस वक्त टिरोना को पहचान नहीं पाया, क्योंकि उस वक्त टिरोना की नजरों में वो दर्द देखकर मेरे दिल ने बस एक बात कही कि मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो टिरोना, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। और रुबीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारी बहन को भी नहीं छोड़ सकता। ये बातें सुन रुबीना को बचपन का ड्यूक याद आता है और अब रुबीना कहती है, ड्यूक फ्लड, तुम हमेशा से अपने से कमजोरों के लिए खड़े हुए हो और इसीलिए तुम अर्थ को भी बचा रहे हो, भले ही इसके लिए तुम्हें पूरे एम्पायर को अपना दुश्मन ही क्यों ना बनाना पड़े। तुम सच में एक बेवकूफ हो और मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ी से प्यार करती हूँ। और इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ सकूं। अपनी बहन की ऐसी हरकतों का दोष टिरोना ड्यूक को देती है। पर इसके बाद वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाती है, क्योंकि वो भी जानती है कि ड्यूक गलत नहीं है। मगर इससे पहले कि कुछ होता, यहाँ ब्लैकी आ जाता है अपने सोल्जर्स के साथ और वो ड्यूक पर हमला कर देता है। मगर इस हमले को रुबीना अपने ऊपर ले लेती है। गुस्से में आकर टिरोना इन सभी पर हमला कर देती है। चिरकुट गुंडे मर जाते हैं पर ब्लैकी बच जाता है। लेकिन इसके बाद दाइसुके रुबीना को लेकर भागने लगता है ताकि वो उसे बचा सके। लेकिन तभी टिरोना भी थोड़ी इंजर्ड हो जाती है, पर वो लोग ब्लैकी के चिरकुटों से बचकर यहाँ से भाग निकलते हैं। पर भागते वक्त हम देखते हैं कि रुबीना को बहुत तकलीफ हो रही थी और तभी अचानक इनके सामने की जगह तबाह होने लगती है। मगर इसके बावजूद भी ड्यूक दहकती हुई आग की लपटों के बीच से रुबीना को लेकर आगे बढ़ता रहता है। मगर दुश्मन का एक सॉसर इस पूरे बेस को ही उड़ा देता है। धमाके की वजह से ड्यूक रुबीना को लिए दूर गिर पड़ता है और अब रुबीना फूलों के बीच यहाँ गिरी पड़ी है। भागते हुए ड्यूक उसके पास आता है और वो उससे पूछता है, आखिर तुमने ये हमला खुद पर क्यों ले लिया? वो कहती है, अब तक तुम मुझे बचाते आए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। और टिरोना, क्या आप ड्यूक से प्यार करती हैं? ये सुन टिरोना को वो वक्त याद आता है जब उसने पहली बार ड्यूक को गिटार बजाते हुए देखा था। पर तभी अचानक पैर फिसलने की वजह से वो नीचे झरने में गिरने लगती है और पानी में गिरकर वो डूबने लगती है। पर वहाँ ड्यूक उसे बचाने आता है और वो उसे बचाकर पानी से बाहर निकलता है। और ड्यूक यहाँ मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? और इसके बाद टिरोना को शायद पहली नज़र का प्यार हो गया और फिर एक बार उसने रुबीना का भेस लेकर ड्यूक को एक पेंडेंट भी तोहफे में दिया। और प्रेजेंट में अब वो जैसे ही ये बात मानती है कि हाँ, वो ड्यूक से प्यार करती है, फिर वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है। पर ये देख कि उसकी बहन को उसका प्यार मिला है, रुबीना खुश होती है और इसके बाद वो ड्यूक का चेहरा पकड़ के कहती है, मुझसे प्यार करने के लिए शुक्रिया ड्यूक, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
और यही कहकर वो यहाँ अपना दम तोड़ देती है और रुबीना की मौत से यहाँ ड्यूक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। रुबीना को खोने के बाद टेरोना भी बौखलाने लगती है, मगर दूसरी ओर जो ब्लैकी था वो अपने चिरकुटों के साथ इस पूरे बेस कम को तबाह किए जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दाइसू के मरीना की मौत के बाद पागल हो चुका था। वैसे हम देखते हैं कि ब्लैकी के पास भी अब अपना एक मेका रोबोट आ चुका है। इसका नाम पूरी पूरी है। ताइसू के यहाँ गुस्से में आकर ग्रैंडाइजर से एक ही बार में बहुत सारे दुश्मन के सॉसर्स को खत्म कर देता है और फिर वो ग्रैंडाइजर में जाकर बैठ जाता है। और जब ये फूरी फूरी उससे लड़ने के लिए आता है तब ग्रैंडाइजर उसे पकड़ के अपने हाथों से ही उसे कुचल देता है और ब्लैकी भैया यहाँ मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ ग्रैंडाइजर भी अब बेकाबू हो चुका है। तभी खंडर में से टेरोना बाहर निकलती है और उसकी नज़र भी ग्रैंडाइजर पर जाती है। दूसरी ओर मैजिंगर अभी भी किंग गोरी से लड़ रहा था और ये दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, मगर कहीं न कहीं किंग गोरी मैजिंगर पर भारी पड़ रहा था। सयाका और मारिया किंग गोरी पर अटैक करते हैं, पर वो उनके अटैक से बचकर मैजिंगर की ओर बढ़ता जाता है, मगर तभी बीच में आ जाता है ग्रैंडाइजर। ये देख जुरील कहता है, अब अपनी ताकत दिखाओ किंग गोरी। और इसके बाद हम देखते हैं कि किंग गोरी लगातार ग्रैंडाइजर पर हमले करने लगता है, पर ग्रैंडाइजर उसके हमलों को रोक देता है और फिर ये दोनों एक दूसरे में पंच मारते हैं, जिससे एक अजीब सी शॉक वेव क्रिएट होती है और इसमें किंग गोरी कहीं गायब हो जाता है, जो देख जुरेल के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंडाइजर सीधा अटैक करता है मेन शिप पर। ग्रैंडाइजर की ताकत देख अब जुरेल भी घबरा चुका था, लेकिन तभी कैंडल ग्रैंडाइजर पर सुपर कैनन से अटैक करने को कहता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर पर यह अटैक डायरेक्ट हिट होता है, मगर इसके बावजूद भी ग्रैंडाइजर उस हमले की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो उसी एनर्जी से अटैक करता है वेगा शिप पर, जिससे इनकी शिप पर काफी डैमेज पहुंचता है। ये सब देख जनरल कैंडल आदेश देता है, वेगा मैन शिप नीचे गिर रही है, सभी लोग इससे बाहर निकल जाओ। और इसके बाद वो शिप जाकर चांद से टकराती है और ये देख कोजी खुश होता है। सयाका को भी इस बात की खुशी होती है कि उसने अपने पिता का सपना पूरा किया, लेकिन जो ग्रैंडाइजर था वो अभी भी वेगा के सॉसर पर हमला किए जा रहा था। दोस्तों, ये जो शिप है ये जुरेल की शिप है। कोजी कहता है कि अब उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है, वो हार चुके हैं, पर ग्रैंडाइजर उसकी एक नहीं सुनता। हम देखते हैं कि ग्रैंडाइजर बेकाबू होकर दुश्मन के सॉसर्स को तबाह करने लगता है। कोजी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, दाइसुके ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हकारिकारू कहती है, दाइसुके ने खुद पर से काबू खो दिया है और इससे पहले कि ग्रैंडाइजर अर्थ की तबाही करे हमें उसे मारना होगा। लेकिन कोची कहता है कि वो जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगा। दूसरी ओर गैंडल कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ग्रैंडाइजर को खत्म करके रहूंगा। दूसरी ओर हम टेरोना को इस कैप्सूल के अंदर देखते हैं, क्योंकि वो इंजर्ड हो गई थी, इसीलिए इसके अंदर उसका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। दूसरी ओर ये सभी अर्थ की ओर देखते हैं, जहां एक साइक्लोन बन रहा है और ये ग्रैंडाइजर कर रहा है। कोजी सोचता है कि वो क्या करे, क्या वो इस बटन को दबाकर ग्रैंडाइजर को खत्म कर दे, क्योंकि दाइसुके ने ही उससे कहा था कि अगर वो कभी बेकाबू हो गया तब वो उसे मार दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोची बाकी सबके साथ जुड़कर तेजी से पृथ्वी की ओर चला जाता है, जहां पर ग्रैंडाइजर तूफान बना रहा था। इन साइक्लोन्स की वजह से चारों ओर तबाही आने वाली थी, ऐसी तबाही जो सब कुछ तबाह कर देगी, क्योंकि ये साइक्लोन बहुत ही भयावह थे। इनकी चपेट में आकर सब कुछ तबाह हुआ जा रहा था। पर तभी वहां आता है मेजिंग और वो आते ही ग्रैंडाइजर पर वार कर देता है, पर तभी ग्रैंडाइजर भी पलट वार करता है। दूसरी ओर इन साइक्लोन्स को देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। वहीं यहाँ पर मैजिंगर पर ग्रैंडाइजर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। ग्रैंडाइजर यहाँ पर पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। तभी मैजिंगर ग्रैंडाइजर को फिर से रोकने की कोशिश करता है। इस बार मारिया और सयाका भी उसका साथ देती हैं, उसकी मदद करती हैं, मगर इन सब की कोशिशों के बावजूद भी दाइसुके के होश में नहीं आता। मारिया समझ जाती है कि अब बहुत देर हो गई है। कोजी को भी लगता है कि अब उसे बटन दबाना होगा, पर वो कहता है, माफ करना दोस्त, पर मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ। और इसके बाद वो ग्रैंडाइजर को रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है और इसके बाद वो सीधा जाकर ग्रैंडाइजर को पकड़ लेता है। ग्रैंडाइजर मैजिंगर को खुद से दूर करने की कोशिशें करता है, वो उसे पीटने लगता है, पर तभी सयाका उसकी मदद के लिए आती है और वो ग्रैंडाइजर से चिपककर उसे वहां से ले जाने की कोशिश करती है। तभी मारिया भी उससे जुड़कर ग्रैंडाइजर को रोकने की कोशिश करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर कोची ग्रैंडाइजर के करीब जाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जब ये साइक्लोन सब कुछ तबाह किए जा रहा था, तभी ये साइक्लोन को रोकने के लिए, इनकी मदद के लिए यहाँ टेरोना हद आती है और वो मैजिंगर को अपनी तलवार दे देती है और इससे मैजिंगर ग्रैंडाइजर के हमले को रोकता हुआ उसका सिर खोलने की कोशिश करता है, पर वो तलवार ही टूट जाती है। लेकिन तभी मैजिंगर ग्रैंडाइजर के सिर पर अपने सिर से वार करता है और अगले ही पल में वो ग्रैंडाइजर के अंदर पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि आखिर क्यों ग्रैंडाइजर बेकाबू हो गया है। पर इसके बाद वो ताइसुके को जगाने की कोशिशें करने लगता है। तुम इस धरती को बचाना चाहते थे,
पर अब तुम ही इसे तबाह कर रहे हो। जागो ड्यूक फ्लेट, जागो। सोचो जरा, अगर रुबीना तुम्हें इस हालत में देखेगी तब उसका दिल टूट जाएगा। होश में आओ ड्यूक। और तभी रोते हुए ताइसुके कहता है, मैं खुद पर से काबू खो चुका था, तो फिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? कोची भी रोते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन था। और दाइसुके के होश में आते ही ग्रैंडाइजर भी नॉर्मल हो जाता है और अब वो सभी साइक्लोन्स भी खत्म हो जाते हैं। सब कुछ सही हो गया है, पर दूसरी ओर कैंडल किसी भी हालत में ग्रैंडाइजर को खत्म करना चाहता था और इसके बाद वो सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है, एक मिटियोर की तरह क्रैश होने का सोचकर। पर यहाँ दाइसुके और कोची उसे रोकने के लिए तैयार थे। वहीं रुबीना टेरोना के पास थी। ग्रैंडाइजर और मैजिंगर आ जाते हैं मेन वेगा शिप को रोकने के लिए। मैजिंग डायरेक्ट इस पर फायर अटैक करता है और ग्रैंडाइजर अटैक करता है स्पेस थंडर। गैंडल कहता है, कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, पर अब मुझे रोक नहीं पाओगे। लेकिन ग्रैंडाइजर ड्रिल के जरिए मेन वेगा शिप के अंदर आ जाता है और यहाँ वो अपनी एनर्जी का यूज करता है और इस हमले से गैंडल की मेन शिप तबाह हो जाती है और गैंडल भी खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि मेन वेगा शिप पूरी तरह से चूर चूर हो चुकी है, सारा खतरा टल चुका है। इसके बाद दूसरी ओर डॉक्टर यूमी भी होश में आ जाते हैं। वो लंबे वक्त से बेहोश पड़े हैं और इंसानियत पर से भी एक बहुत बड़ा खतरा अब टल चुका है। सब कुछ सही हो गया है, पर ओकामी आइलैंड पर रुबीना की मौत से दाइसुके और टेरोना अभी भी दुखी थे और इसके बाद रुबीना की लाश को ग्रैंडाइजर अपने सीने में ले लेता है। ये देख टेरोना रुबीना के पीछे जाती है, पर दाइसुके उसे रोक लेता है। दाइसुके के सीने से लगकर टेरोना रोने लगती है। दाइसुके कहता है, मुझे लगता है कि अब हम दोनों को इसी दुनिया में रहना चाहिए। एक साथ शादी हो जाने के बावजूद भी टेरोना इसके लिए मना कर देती है और फिर वो यहाँ से जाने लगती है और इसी तरह टेरोना ड्यूक को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी भी ताइसुके के पास उसके भरोसेमंद साथी हैं। तो क्या लगता है, क्या अब ताइसुके इस दुनिया में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा या आगे क्या होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ इस कहानी का अंत होता है। ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, हाइप और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।